हेलो दोस्त, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग फिर से बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स के में सॉलिड स्टेट मेरा यूनिट अभी भी चल रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ेंगे कि स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस क्या है। व्हाट इज कॉल्ड द स्पेस लैटिस और द क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस और या स्पेस लैटिस क्या है, सबसे पहले लिखिए, टॉपिक लिखिए, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पर चर्चा कर रहे हैं। लिखिए, सबसे पहले लिखिए कि व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस या इसी को कहते हैं स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, स्पेस लैटिस कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड द क्रिस्टल लैटिस या व्हाट इज स्पेस लैटिस, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस क्या है। क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस कहता है कि द रेगुलरली अरेंजमेंट ऑफ constituent particle in three dimension way is called as the crystal lattice। क्या कहता है, द रेगुलरली या फिर ऑर्डरली, यह भी कर सकते हैं, यानी कि द रेगुलरली और ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन थ्री डायमेंशन वे इज कॉल्ड एज द क्रिस्टल लैटिस। तो सबसे पहले डिफिनीशन लिखिए, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। लिखिए आंसर, द रेगुलरली एंड या फिर और ऑर्डरली थ्री डायमेंशन डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ constituent particle in space is called space lattice, या इन क्रिस्टल भी लिख सकते, ठीक है, is called crystal lattice, ठीक है। क्या कह रहा है, या फिर इन क्रिस्टल भी कह सकते, ठीक है, या फिर इन क्रिस्टल। क्या कह रहा है, द रेगुलरली और ऑर्डरली थ्री डायमेंशन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन फॉर्म ऑफ पॉइंट, ठीक, इन फॉर्म ऑफ पॉइंट, थोड़ा लिख देते तो बेहतर होता, इन फॉर्म ऑफ पॉइंट, पॉइंट के रूप में, इन फॉर्म ऑफ पॉइंट इन क्रिस्टल, ठीक है, इज कॉल्ड कहलाता है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड क्या कहलाता है, क्रिस्टल लैटिस। पहले समझिए क्या कह रहा है, द रेगुलरली और ऑर्डरली थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन फॉर्म ऑफ पॉइंट इज कॉल्ड एज द क्रिस्टल लैटिस। यानी कहता है द रेगुलरली मीन्स नियमित रूप से, ऑर्डरली नियमित रूप से, द रेगुलरली और ऑर्डरली थ्री डायमेंशन, ठीक है, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन फॉर्म ऑफ पॉइंट, यानी कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अर्थात क्या हो गया, अवयवी कण। देखिए पहले हिंदी में अवयवी कण, ठीक है, अवयवी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, दोनों का हिंदी लिख दिए एक ही तरह, अवयवी कण, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। अरेंजमेंट मीन्स हम लोग पढ़े हुए हैं सजावट, ठीक, और रेगुलरली मीन्स नियमित रूप से, ठीक है। यानी कि कह रहा है यदि अवयवी कणों का सजावट त्रिविमीय संरचनाओं में नियमित रूप से हो, एक पॉइंट के रूप में और क्रिस्टल में, तो वह क्या कहलाता है, क्रिस्टल लैटिस। यदि अवयवी कणों का सजावट क्रिस्टल में
थ्री डायमेंशन रूप में हो और एक नियमित रूप में हो तो वह क्या कहलाता है, क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। कहता है द थ्री डायमेंशन द रेगुलरली और ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द रेगुलरली और ऑर्डरली थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन फॉर्म ऑफ पॉइंट, यानी कि नियमित रूप से जब कणों का सजावट एक पॉइंट के रूप में क्रिस्टल में होता है तो वही क्या कहलाता है, क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। एक नियमित रूप से, जैसे कि हम लोग किस प्रकार रेगुलर वे से पढ़ते जाते हैं एज लाइक उसी प्रकार नियमित रूप से जब कणों का सजावट क्रिस्टल में त्रिविमीय संरचनाओं में हो तब उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो क्रिस्टल लैटिस। फिर से समझिए, द रेगुलरली और ऑर्डरली, ठीक है, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन फॉर्म ऑफ पॉइंट, इन फॉर्म ऑफ पॉइंट। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में सवयवी कण इन फॉर्म ऑफ पॉइंट यानी कि बिंदु के रूप में। यदि अवयवी कण बिंदु के रूप में क्रिस्टल में नियमित रूप से अरेंज्ड हो तो उसी को क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। बिल्कुल, अब हम लोग क्या होंगे, समझ गए होंगे। ठीक, ठीक, डिफिनीशन तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि यदि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अवयवी कण एक बिंदु के रूप में क्रिस्टल में त्रिविमीय संरचनाओं में नियमित रूप से अरेंज्ड हो तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस इसी को कहते हैं। आप कहिएगा सर थोड़ा स्ट्रक्चर बनाकर हम लोग को समझाइए। ठीक, देखिए स्ट्रक्चर किस प्रकार बनाते हैं। ठीक, ठीक, इस प्रकार क्या बनाए हमने, स्ट्रक्चर बनाया। ठीक, सबसे पहले इसको इससे मिला दीजिए। ठीक, और इसको यहां से मिला दीजिए। ठीक है, यहां से इसको मिला दीजिए, यहां से फिर इसको मिला दीजिए, फिर इसको मिला दीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक बिंदु हुआ, ठीक, ये एक दो बिंदु हुआ, तीन बिंदु हुआ। ठीक, यहाँ पे फिर देखिए यही है एक प्रकार का क्या अरेंजमेंट है, सजावट है त्रिविमीय संरचनाओं में। ठीक है, थ्री डायमेंशन है। अब देखिए बिल्कुल आप लोग को फिगर से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे भी देखिए क्या कणों का अरेंजमेंट क्या थ्री डायमेंशन है या नहीं है, तीन बीमा में है। कहिए कैसे है, तो भाई देखो एक्स एक्सिस यह होगा, वाई एक्सिस यह होगा और जेड एक्सिस यह हुआ। इस प्रकार अरेंजमेंट है या नहीं है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। कहिएगा सर हमको दिखाइए, हम इस पर आप विचार कीजिए। यह एक्स एक्सिस होगा, ये नीचे यह जेड एक्सिस होगा और ये ऊपर वाई एक्सिस होगा। यहाँ से आप विचार कीजिए, यहाँ पे क्या कण तीन डायमेंशन में है या नहीं है, तो आप कहिएगा सर बिल्कुल है। बिल्कुल हम लोग क्या हो गए, सेटिस्फाइड हो गए। तो वही कहता है द थ्री डायमेंशन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन फॉर्म ऑफ पॉइंट इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड एज द क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। यदि कणों का सजावट एक बिंदु के रूप में क्रिस्टल में त्रिविमीय हो अर्थात तीन डायमेंशन में हो तो वह क्या कहलाता है, क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस कहलाता है। तो सबसे पहले आपको डिफिनीशन भी पूरा और फिगर भी यहाँ पे लिख दीजिएगा। फिगर ऑफ क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। ठीक,
फिगर ऑफ क्रिस्टल लैटिस, या क्या क्रिस्टल लैटिस का एक फिगर है। तो वही कह रहा है रेगुलर और ऑर्डरली, द रेगुलरली और ऑर्डरली थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन फॉर्म ऑफ पॉइंट। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मींस अवयवी कण और इन फॉर्म ऑफ पॉइंट यानी कि बिंदु के रूप में। तो यहाँ पे देखिए यह जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है, यह कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यह बिंदु के रूप में है, ये पॉइंट के रूप में है। कहिए कहाँ है सर, तो यही सब क्या है, बिंदु है, यह सब बिंदु है, ठीक है, बिंदु अर्थात पॉइंट है। यह बिंदु ही नहीं हो सकता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में भी यह हो सकता है एटम, मॉलिक्यूल और आयन। यह आप रटना लीजिएगा कि केवल बिंदु, हम एटम भी लिख सकते हैं, अगर डिफिनीशन को चेंज कर सकते हैं कि द रेगुलरली अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन फॉर्म ऑफ एटम इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड द क्रिस्टल लैटिस। यानी कि एटम के रूप में जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अवयवी कण हो तो उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। डिफिनीशन हम बदल सकते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या कोई भी हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है और आयंस हो सकता है, तीनों हो सकता है, लेकिन जनरली हमने यहाँ पॉइंट के रूप में लिया है, एक बिंदु के रूप में लिया है। तो अब समझ में आ गया होगा डिफिनीशन की व्हाट इज कॉल्ड द क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या है, तो द रेगुलरली और ऑर्डरली थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन फॉर्म ऑफ पॉइंट। यानी कि जब अवयवी कण एक बिंदु के रूप में क्रिस्टल में त्रिविमीय संरचनाओं में नियमित रूप से जब क्या हो, अरेंज्ड हो, तो इसे ही क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। जब अवयवी कण एक बिंदु के रूप में क्रिस्टल में त्रिविमीय संरचनाओं में नियमित रूप में सजे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो डिफिनीशन समझिए, द रेगुलरली और ऑर्डरली, रेगुलरली मीन्स नियमित रूप से, ठीक है, रेगुलरली मीन्स क्या होगा, नियमित रूप से, द रेगुलरली और ऑर्डरली थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी कि थ्री डायमेंशन मीन्स तीन विमा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, अर्थात इस प्रकार अरेंजमेंट होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है, यह ओरिजिन, यानी कि तीन विमा में हो, अर्थात तीनों डायमेंशन में हो। 3D हम लोग मैथ में पढ़े कि नहीं, तो उसी प्रकार इसमें 3D यानी कि तीनों डायमेंशन में हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यानी कि द रेगुलरली और ऑर्डरली थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन फॉर्म ऑफ पॉइंट। यानी कि जब अवयवी कण एक बिंदु के रूप में त्रिविमीय संरचनाओं में स्थित हो, इन एक क्रिस्टल में, ठीक है, यानी कि अवयवी कण एक बिंदु के रूप में जब त्रिविमीय संरचनाओं में क्रिस्टल में सजे होते हैं। देखिए त्रिविमीय संरचना में किस प्रकार, यहाँ पे एक पॉइंट है, देखिए वाई एक्सिस पर गया, अब यह पॉइंट कहाँ गया, यहाँ पे एक्स एक्सिस पर गया है कि नहीं, और यह कहाँ पे गया, जेड एक्सिस पर, यानी कि तीन डायमेंशन में है या नहीं, तो बिल्कुल है भाई। यानी कि अब डिफिनीशन से क्लियर हो गया कि यदि अवयवी कण एक बिंदु के रूप में क्रिस्टल में त्रिविमीय संरचनाओं में नियमित रूप में सजे होंगे तो उसको क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। अब आप देखिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में आप घबराइएगा नहीं, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में भी, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पर अगर आप चेंज करके लिख लीजिएगा, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल में भी हो सकता है, ठीक है, एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ठीक है, तीनों हो सकता है, एंड आयंस। यहाँ जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हम पॉइंट के रूप में, यह पॉइंट हो सकता है एटम, मॉलिक्यूल और आयन। यह क्या हो सकता है, एटम, मॉलिक्यूल और आयन, अर्थात यह तीनों हो सकता है। यानी कि एटम, मॉलिक्यूल एंड द आयन, यह क्या हो सकता है, तीनों हो सकता है। कंस्टिट्यूएंट पार्ट या तो एटम लीजिए, एटम लेंगे तो गोल गोल कर देंगे, लेकिन क्या है रेगुलरली हमको अगर जब जनरली रूप से लेंगे तो पॉइंट को मानकर हम लेंगे। तो यहाँ तक सबसे पहले डिफिनीशन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, इतना तक आप नोट कर लीजिए, जगह तो कम है। अब इसके बाद इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ा रहे हैं, ठीक। कर लीजिएगा नोट। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेस लैटिस, ठीक है।
अब लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेस लैटिस, उसी में लिखिएगा, ठीक है। बस यहाँ पे लिख दीजिएगा इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस, ठीक है। क्रिस्टल लैटिस के गुण के बारे में बताइए। पहला लिखिए, इट इज अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन वे, या तीनों विमाओं में क्या होता है, स्थित होता है। पहला लिखिए, इट इज अरेंज्ड इन 3 डायमेंशन वे, इन 3 डायमेंशन वे, ये 3D में होता है, अर्थात एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस में होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए फिगर मैं इसीलिए रखा हूँ, देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, ठीक है, इसे वाई एक्सिस मान लिया और इसे जेड एक्सिस मान लिया, तो देखिए यहाँ पे जो बिंदु है, एक बिंदु ऊपर है, फिर यहाँ पे है और फिर यहाँ पे, यानी कि तीनों विमाओं में है कि नहीं बिंदु, तो बिल्कुल है। तो इसीलिए लिखा है कि इट इज अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन वे, यह तीनों विमाओं में क्या होता है, अरेंज्ड होता है, अर्थात व्यवस्थित होता है, ठीक है, व्यवस्थित होता है। दूसरा लिखिए, इट हैव, यह रखता है 7 क्रिस्टल सिस्टम, यह 7 क्रिस्टल का रखता, सिस्टम रखता है, इट हैज 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल तंत्र या फिर पद्धति इसको कहते हैं, पद्धति, ठीक है, पद्धति सिस्टम में तंत्र या फिर पद्धति, ठीक है, पद्धति। ठीक है, यानी कि 7 क्रिस्टल तंत्र, सिस्टम में क्या होता है, पद्धति या फिर तंत्र। तो इट हैव 7 क्रिस्टल सिस्टम, दैट इज, जो इस प्रकार है। पहला लिखिए क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक लिखिए, ऑर्थोगोनल, ठीक है, क्यूबिक है, ऑर्थोगोनल है, ठीक है। उसके बाद लिखिए टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक है, ठीक है। सबसे पहले क्यूबिक लिखिए, टेट्रागोनल, ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक, कौन, एक क्यूबिक हुआ, टेट्रागोनल हुआ, ट्राइगोनल हुआ, मोनोक्लिनिक हुआ, ट्राइक्लिनिक हुआ और क्या हुआ, ऑर्थोरोम्बिक। अभी 6 हुआ, यानी कि यह इट हैज 7 क्रिस्टल सिस्टम, यह क्या रखता है, 7 गो क्रिस्टल सिस्टम रखता है। और एक मेरे पास है हेक्सागोनल, यानी कि 7 गो क्रिस्टल। कोई अगर आपसे पूछ दे कि क्रिस्टल सिस्टम के क्रिस्टल के पास कितने सिस्टम्स होते हैं, तो कहेंगे क्रिस्टल देयर आर 7 क्रिस्टल, क्रिस्टल लैटिस हैव द 7 क्रिस्टल सिस्टम, यानी कि क्रिस्टल लैटिस के पास 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, अर्थात 7 क्रिस्टल तंत्र होते हैं। तो कहेगा कि कौन कौन होते हैं, तो क्यूबिक होता है भाई, टेट्रागोनल होता है, ऑर्थोरोम्बिक होता है, ट्राइगोनल होता है, मोनोक्लिनिक होता है, ट्राइक्लिनिक होता है, हेक्सागोनल होता है, यही 7 गो। इसीलिए मैं सब लिख दिया हूँ कि कौन कौन है। सबसे पहला क्यूबिक घन है, टेट्रागोनल, ठीक है, ट्राइगोनल, इसी को कहते हैं रोम्बोहेड्रल, ट्राइगोनल को ही क्या कहते हैं, रोम्बोहेड्रल। भी कहीं कहीं आपको ट्राइगोनल लिखा रहेगा तो रोम्बोहेड्रल के रूप में लिखा रहेगा, ठीक है, रोम्बोहेड्रल। मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ठीक, ऑर्थोरोम्बिक और हेक्सागोनल, यानी कि इसके पास 7 क्या होता है, क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। यह आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, और खासकर अब जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन आपको तो कंपलसरी रहेंगे, एक क्वेश्चन ग्रुप ए से पहले आपको एक क्वेश्चन कंपलसरी रहते हैं, तो उसी में पूछा जाता है कि डिफाइन द क्रिस्टल लैटिस ऑफ द सिस्टम, क्रिस्टल लैटिस के सिस्टम को डिफाइन कीजिए। तो वही हमको रहेगा कि सीधा लिखेंगे तो क्रिस्टल लैटिस हैव द 7 क्रिस्टल सिस्टम,
सिस्टम, दैट इज द ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक, क्यूबिक, टेट्रागोनल, यही सब क्या करेंगे हम हेक्सागोनल इत्यादि 7 को क्या करेंगे हम लिख देंगे। ठीक है, तीसरा लिखिए, तीसरा लिखिए, ठीक है, लिखिए इसी में इट हैव, ये रखता है 14, ठीक है, 14 ब्रेविस लैटिस, 14 ब्रेविस लैटिस, यह 14 क्या रखता है ब्रेविस लैटिस रखता है। इट हैव यह रखता है 14 ब्रेविस लैटिस, इसके पास कितना होता है 14 ब्रेविस लैटिस होता है। 14 14 या FOURTEEN ये भी लिख सकते हैं। 14 ब्रेविस लैटिस, ब्रेविस लैटिस, इसके पास कितना होता है 14 क्या होता है 14, इसके पास कितना होता है 14 ब्रेविस लैटिस होता है, 14 ब्रेविस लैटिस होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं तो 14 ब्रेविस लैटिस होते हैं। ठीक है, 14 ब्रेविस लैटिस होते हैं। उसके बाद लिखिए चौथा में ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस, यानी कि क्रिस्टल लैटिस में जो प्रत्येक जो बिंदु होता है में भी हो सकता है एटम, मॉलिक्यूल और आयन, यानी कि वह तो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है। और ईच पॉइंट इन द क्रिस्टल लैटिस, प्रत्येक जो बिंदु होता है क्रिस्टल लैटिस में आर कॉल्ड द लैटिस पॉइंट, इसी को जालक बिंदु भी कहते हैं। ठीक है, या फिर अभी ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस, ईच पॉइंट इन द क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड, कहलाता है लैटिस पॉइंट। ठीक है, लैटिस पॉइंट, इसी पॉइंट के लिए दो हमें पॉइंट मिल जाता है, केवल इस बिंदु के लिए हमें दो क्या मिल जाते हैं प्रॉपर्टीज मिल जाते हैं। पहला प्रॉपर्टी तो क्या होगा ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस, यानी क्रिस्टल लैटिस में प्रत्येक जो बिंदु हो सकता है में भी हो सकता है इन फॉर्म ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और आयन, या तो परमाणु के रूप में होगा, या तो अणु के रूप में होगा, या तो आयन के रूप में। तो पहला पॉइंट लिखा गया, तो पहला पॉइंट अभी हमने लिखे। दूसरा लिख दिया सीधा ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड द लैटिस पॉइंट, यानी कि क्रिस्टल लैटिस में प्रत्येक जो बिंदु है उसको कहते हैं लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु। यह सब जो है ना, यह सब जालक बिंदु है। क्या है लैटिस पॉइंट का जो हिंदी होता है जालक बिंदु, क्या होता है जालक बिंदु। ठीक है, जालक बिंदु इसका हिंदी होता है। ठीक है, और इसको जालक क्रिस्टल लैटिस को हम क्या कहते हैं क्रिस्टल ये जालक कहते हैं, क्रिस्टल ये जालक। तो क्या कहा ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस में प्रत्येक जो बिंदु होता है इज कॉल्ड कहलाता है लैटिस पॉइंट। क्या कहलाता है लैटिस पॉइंट कहलाता है, इज कॉल्ड द लैटिस पॉइंट, उसी को क्या कहते हैं जालक बिंदु। यह जो बिंदु है यह सब जालक बिंदु क्या है लैटिस पॉइंट है। यह जो बिंदु सब है यह सब क्या है जालक बिंदु है। जो भी आपको यह सब दिखा रहा है बिंदु, यह सब क्या है जालक बिंदु है भाई, यह सब जालक बिंदु है। तो क्या कह रहा है ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस, ईच पॉइंट इन द क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड द लैटिस पॉइंट, ईच पॉइंट इन द क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड द लैटिस पॉइंट। प्रत्येक बिंदु को क्रिस्टल लैटिस में जालक बिंदु कहा जाता है। ठीक है, जालक बिंदु कहा जाता है, अर्थात हम लोग समझ गए कि यह सब क्या है जालक बिंदु है। ठीक, जालक बिंदु है। ठीक, यहाँ तक तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए। अभी हमारे पास केवल 4 ही प्रॉपर्टीज हुए हैं, अभी 3-4 प्रॉपर्टीज। तो पहला प्रॉपर्टी समझिए इट इज अरेंज्ड इन 3 डायमेंशन वे। आपसे पूछेगा क्रिस्टल लैटिस किस अरेंजमेंट, इसका अरेंजमेंट किस प्रकार का होता है, तो हम कहेंगे 3D अरेंजमेंट होता है। तो कहेगा 3D अरेंजमेंट अर्थात कैसे अरेंजमेंट होगा भाई बताओ, तो कहेंगे एक्स वाई और जेड अर्थात तीनों ही एक्सिस पर होंगे इसका अरेंजमेंट, यानी कि एक्स वाई और जेड तीनों ही एक्सिस 3 डायमेंशन में होता है। ठीक है, त्रिविमीय होता है। दूसरा कहा इट हैव 7 क्रिस्टल सिस्टम, इसके पास 7 क्रिस्टलीय सिस्टम पद्धति होते हैं। पूछेगा कौन कौन है बताओ, तो क्यूबिक है भाई, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, ट्राइगोनल है, मोनोक्लिनिक है, हेक्सागोनल है। ठीक है, और ट्राइगोनल है। यही कितना है 7 गो है, क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ट्राइगोनल है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है, ऑर्थोरोम्बिक है, हेक्सागोनल। इस ट्राइगोनल को कहा जा सकता है रोम्बोहेड्रल, भुलाइएगा नहीं, इस ट्राइगोनल को कहा जाता है रोम्बोहेड्रल। ठीक है, अब क्या करा इट हैव द 14 ब्रेविस लैटिस, इसके पास 14 ब्रेविस लैटिस होता। ब्रेविस लैटिस की चर्चा हम क्या करेंगे अगले लेक्चर में करेंगे कि व्हाट इज ब्रेविस लैटिस, डिफाइन द ब्रेविस लैटिस और क्रिस्टल
सिस्टम, फिर उसके बाद डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ केवल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि कहा है इट हैव 14 ब्रेविस लैटिस, इसके पास 14 ब्रेविस लैटिस होते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है, ईच पॉइंट इन क्रिस्टल, क्रिस्टल में प्रत्येक बिंदु को, ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस यानी क्रिस्टलीय जालक में प्रत्येक बिंदु इज कॉल्ड कहलाते हैं लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु कहलाते हैं। ये सब जो बिंदु आपको नजर आ रहे हैं ये सब जालक बिंदु है। क्या है, तो जालक बिंदु है। बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, पूरी तरह सेटिस्फाइड। यार क्लियर पढ़ो, जो भी पढ़ो वो क्लियर एकदम पढ़ो, जो समझ में आ जाए सीधा हम एग्जाम में लिखे ताकि पूरा हमें मार्क्स मिले। तो सबसे पहले क्रिस्टल लैटिस को प्रॉपर्टीज आपके 4 को समझ में आ गया होगा। अगला प्रॉपर्टीज फिर हम अगले क्या, सबसे पहले इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे पढ़ा रहे हैं अगला प्रॉपर्टीज, ठीक है। नोट कर लिए होइएगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा, 4 प्रॉपर्टीज पर रहे थे, 5वां प्रॉपर्टीज पर। 5वां प्रॉपर्टीज क्या रहा, ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस, ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस यानी कि क्रिस्टल लैटिस में जो प्रत्येक जो पॉइंट होगा रिप्रेजेंट प्रदर्शित करेगा, रिप्रेजेंट प्रदर्शित करता है एटम परमाणु को, मॉलिक्यूल्स अणु को, एंड और आयंस को करता है, ठीक है। ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस यानी कि क्रिस्टल लैटिस में जो प्रत्येक जो बिंदु है रिप्रेजेंट अर्थात प्रदर्शित करना, क्या करना, प्रदर्शित करना, ठीक है, प्रदर्शित करना, ठीक है। प्रदर्शित करता है एटम अर्थात परमाणु को, ठीक है, मॉलिक्यूल अर्थात अणु को, और आयन अर्थात आयंस को, आवेश को, ठीक है। आयन को आयन का चार्ज पार्टिकल कॉल आयन, ठीक है। आवेशित कण को ही आयन कहते हैं। तो क्या कहता है, ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस में जो प्रत्येक जो बिंदु है रिप्रेजेंट प्रदर्शित करता है एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन, या फिर इसी को क्या नहीं, यह जो प्रत्येक जो बिंदु है यह तो एटम हो सकता है, या फिर मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर आयंस हो सकता है, ठीक है। और यह जो बिंदु कहलाता है जालक बिंदु, लैटिस पॉइंट, और यह जो बिंदु है लैटिस पॉइंट है रिप्रेजेंट प्रदर्शित करेगा एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन। तो वही कह रहा है ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट एटम, मॉलिक्यूल और आयन। यह क्या करता है, प्रत्येक जो बिंदु होता है क्रिस्टल लैटिस में रिप्रेजेंट प्रदर्शित करता है एटम, मॉलिक्यूल और आयन, अणु, परमाणु और आयन को क्या कर देता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। 5वां प्रॉपर्टी बिल्कुल हम लोग क्या कर गए, समझ गए, डिफाइन हो गया। 6ठा लिखिए, इट ज्वाइंड लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। इट ज्वाइंड यह जोड़ता है, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल, लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल यानी कि यह अत्यधिक यूनिट सेल को क्या करता है, जोड़ता है। इट ज्वाइंड यह जोड़ता है लार्ज नंबर ऑफ द यूनिट सेल, यह अत्यधिक यूनिट सेल को क्या करता है, जोड़ता है। ये एक कोष्ठिका, ठीक है। इट ज्वाइंड लार्ज नंबर ऑफ द यूनिट सेल, यह क्या अधिकतम यूनिट सेल को क्या करता है, जोड़ता है, ठीक है। यूनिट सेल को क्या करता है, जोड़ता है। तो इट ज्वाइंड लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल यह अधिकतम यूनिट सेल को क्या करता है, जोड़ता है। तो यह प्रॉपर्टी हमारे पास पूरा क्लियर कट आ गया कि व्हाट इज यूनिट, सॉरी व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या है, क्रिस्टल लैटिस कोई आप पूछेगा तो आसानी से भाई बताएंगे, कहेगा कि व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस, डिफाइन द क्रिस्टल लैटिस एंड द स्पेस लैटिस। तो कहेंगे कि भाई हम आसानी से तुमको क्या कर दे, क्लियर कट डिफिनीशन से समझा रहे हैं कि जब क्रिस्टल में कणों का सजावट एक बिंदु के रूप में त्रिविमीय हो, तब उसको क्या कहेंगे, क्रिस्टल लैटिस। यानी कि जब कणों का सजावट एक बिंदु के रूप में क्रिस्टल में
त्रिविमीय हो तो उसे ही क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस कहते हैं। ठीक है, कहेगा चलो अब जो पॉइंट अरेंज होगा या जो बिंदु अरेंज होगा क्रिस्टल में, उस पॉइंट को क्या कहेंगे, तो कहेंगे लैटिस पॉइंट। तो वही हम लिखा है, ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड द लैटिस पॉइंट। यानी कि जालक बिंदु में जो भी क्या होगा, सॉरी, जालक बिंदु जो होगा वह इसी से होगा या बिंदु से जनरेट होगा। यानी कि ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस में जो भी बिंदु है इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट, वह जालक बिंदु कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, जालक बिंदु कहलाता है। उसके बाद कहेंगे इट हैव 7 क्रिस्टल सिस्टम, यह 7 क्रिस्टल पद्धति को रखता है, सिस्टम तंत्र को रखता है। ठीक है, तो कहेगा कौन कौन है भाई बताओ, तो कहेंगे क्यूबिक है, ट्राइगोनल है, हेक्सागोनल है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है, ऑर्थोरोम्बिक है, ठीक है, और टेट्रागोनल है। क्या है, टेट्रागोनल है। तो यह क्या है, 7 को क्रिस्टल सिस्टम को क्या करता है, रखता है, टेट्रागोनल है। ठीक, उसके बाद हमसे पूछेगा, हमसे पूछ सकता है कि चल इतना तक तो तुमने बताया, तो इतना तक अच्छा डिफिनीशन बताया, अच्छा पढ़ा। अब अगला हमें क्या फंसाएगा कि यह जो पॉइंट है, यह पॉइंट क्या हो सकता है, बता सकते हो, तो कहेंगे हाँ बता सकते हैं, हमारे सर पढ़ाए हैं। क्या हो सकता है, तो ऊपर लिखा हुआ है ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट, क्रिस्टल लैटिस में प्रत्येक जो बिंदु है रिप्रेजेंट प्रदर्शित करता है एटम, मॉलिक्यूल और आयन। या तो परमाणु हो सकता है यह बिंदु, या तो अणु हो सकता है, या फिर आयन हो सकता है। उसके बाद इट ज्वाइन लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल, यह अधिकतम एकक कोशिका को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, इट ज्वाइन लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, अधिकतम यूनिट सेल को क्या करता है, जोड़ता है। तो आप पूछिएगा सर यूनिट सेल क्या है, तो हम डिफिनीशन अभी बताएंगे कि यूनिट सेल क्या है। सीधा यूनिट सेल में बोलेंगे, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शंस ऑफ क्रिस्टल लैटिस व्हिच व्हेन रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन देन एंटायर क्रिस्टल लैटिस इज ऑब्टेन इज कॉल्ड द यूनिट सेल। यानी कि छोटे छोटे जब यूनिट सेल मिलते हैं तो ये क्या होता है, एक आंतरिक स्पेस लैटिस का निर्माण होता है, वही यूनिट सेल कहलाता है। यूनिट सेल इज द 6 पैरामीटर, यह 7 को पैरामीटर रखता है। ठीक है, इट हैज 7 पैरामीटर्स दैट इज एज, लेंथ, ए बी सी एंड एज एंगल अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, तो वो सब हम क्लियर करेंगे, सबसे पहले आप इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, अब लिखिए कि व्हाट इज कॉल्ड एज द यूनिट सेल, यूनिट सेल है क्या। ठीक है, अब लिखिए व्हाट इज कॉल्ड एज द यूनिट सेल, यह तो लिख लिए होइएगा। ठीक है, अब लिखिए व्हाट इज कॉल्ड एज द यूनिट सेल, यूनिट सेल क्या है, स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस, हम लोग पूरी तरह क्या हो गए, डिफाइन हो गए, नोन हो गए इससे। अब लिखिए व्हाट इज कॉल्ड, लिखिए व्हाट इज कॉल्ड यूनिट सेल। अब देखिए यूनिट सेल, यह काफी बार पूछा गया है कि यूनिट सेल क्या है। ठीक है, डिफाइन द यूनिट सेल, यूनिट सेल को क्या कीजिए, डिफाइन कीजिए कि व्हाट इज यूनिट सेल, यूनिट सेल है क्या। तो देखिए हम किस प्रकार यूनिट सेल को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। लिखिए द स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशन, द स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशन portion of the smallest 3-dimension portion of complete space lattice, which when repeated over again, which repeated over and over again, then entire crystal lattice is obtained. Crystal lattice is obtained इज कॉल्ड, कहलाता है यूनिट सेल।
तो वही क्या कहलाता है, यूनिट सेल कहलाता है। क्या कहता है, द स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशन पोर्शन ऑफ ए कंप्लीट स्पेस लैटिस, यानी कि स्पेस लैटिस कंप्लीट स्पेस लैटिस, कंप्लीट में एकदम परिपूर्ण, यानी कि स्पेस लैटिस का एक वह छोटा सा पोर्शन, एक वह छोटा सा पोर्शन व्हिच व्हेन रिपीटेड, जो क्या होता है, रिपीटेड होता है, पुनरावृत्ति होती है, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार क्या होता है, अगेन दोबारा, यानी कि बार बार क्या होता है, रिपीटेड होता रहता है। क्या होता है, रिपीटेड होता रहता है। इन डिफरेंट डायरेक्शन, क्या होता है, अलग अलग दिशाओं में, ठीक, इन डिफरेंट डायरेक्शन, इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग दिशाओं में, ठीक है, इन डिफरेंट डायरेक्शन, इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक, इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग दिशाओं में, इन डिफरेंट डायरेक्शन, देन इंटायर क्रिस्टल लैटिस इज ऑब्टेन, क्रिस्टल लैटिस इज ऑब्टेन इज कॉल्ड यूनिट सेल, ऑब्टेन इज कॉल्ड यूनिट सेल, ठीक है, इज कॉल्ड कहलाता है यूनिट सेल। क्या कहलाता है, यूनिट सेल कहलाता है, ठीक। देखिए, द स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशन पोर्शन ऑफ कंप्लीट स्पेस लैटिस, यानी कि एक कंप्लीट स्पेस लैटिस, परिपूर्ण स्पेस लैटिस अर्थात क्रिस्टल लैटिस का एक वह क्या, स्मॉलेस्ट पोर्शन, एक छोटा सा पोर्शन, ठीक है, थ्री स्मॉलेस्ट पोर्शन व्हिच व्हेन रिपीटेड, जिसकी क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, इन ओवर एंड ओवर अगेन इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी कि लगातार दोबारा पुनरावृत्ति होती है, इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग दिशाओं में, इन डिफरेंट डायरेक्शन, देन इंटायर क्रिस्टल लैटिस इज ऑब्टेन, तब एक आंतरिक क्रिस्टल लैटिस का निर्माण होता है, इज ऑब्टेन, इज कॉल्ड द यूनिट सेल, तो वही क्या कहलाता है, यूनिट सेल कहलाता है, ठीक है, इज कॉल्ड द यूनिट सेल, इज कॉल्ड यूनिट सेल, ठीक है। समझिए क्या कर रहा है, द स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशन पोर्शन ऑफ कंप्लीट स्पेस लैटिस, यानी कि स्मॉलेस्ट में छोटा और त्रिविमीय, थ्री डायमेंशन पोर्शन, त्रिविमीय पोर्शन, ठीक है, पोर्शन भाग, ठीक है, तो यानी कि ऑफ कंप्लीट स्पेस लैटिस, यानी कि कंप्लीट स्पेस लैटिस का एक वह छोटा सा त्रिविमीय भाग, ठीक है, त्रिविमीय भाग, व्हिच व्हेन रिपीटेड, जिसकी क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है, ओवर एंड ओवर अगेन, यानी कि लगातार क्या होती है, अगेन मीन्स दोबारा, यानी कि लगातार पुनरावृत्ति होती है, इन डिफरेंट डायरेक्शन, विभिन्न दिशाओं में, देन ए कंप्लीट स्पेस लैटिस या इंटायर लैटिस इज प्रोड्यूस, तब एक आंतरिक लैटिस का निर्माण होता है, आंतरिक क्रिस्टल लैटिस का क्या होता है, निर्माण होता है, जालक क्रिस्टल का निर्माण होता है, तो वही क्या कहलाता है, इज कॉल्ड कहलाता है यूनिट सेल। क्या कहलाता है, तो यूनिट सेल कहलाता है, इज कॉल्ड कहलाता है यूनिट सेल, तो यूनिट सेल कहलाता है। तो यह समझ में आ गया होगा, द स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशन पोर्शन ऑफ कंप्लीट स्पेस लैटिस, यानी कि स्पेस लैटिस का वह छोटा सा थ्री डायमेंशन पोर्शन, त्रिविमीय भाग, व्हिच व्हेन रिपीटेड, जिसकी पुनरावृत्ति होती है, ओवर एंड ओवर अगेन, दोबारा पुनरावृत्ति, लगातार पुनरावृत्ति होती है, इन डिफरेंट डायरेक्शन, विभिन्न दिशाओं में, देन ए कंप्लीट या इंटायर लैटिस इज प्रोड्यूस्ड, देन इंटायर लैटिस इज प्रोड्यूस्ड, तब एक आंतरिक क्या होता है, जालक का निर्माण होता है, इज कौन कहलाता है, यूनिट सेल, तब वह क्या कहलाता है, यूनिट सेल कहलाता है। आप कहिएगा सर जी इसका एग्जाम्पल, इसका स्ट्रक्चर आप बता सकते हो, ठीक, देखो बाबू इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार, इसमें लिख लीजिए इट स्ट्रक्चर, देखिए अब किस प्रकार इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक, देखिए इस प्रकार इसका क्या होगा, एज लाइक क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा, किस प्रकार कि क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा, देखिए क्यूबिक स्ट्रक्चर, भैया कैसे सर क्यूबिक स्ट्रक्चर बना दीजिएगा, देखिए तो यहाँ पे क्यूब की तरह है कि नहीं, यह ए, अब देखिए यहाँ पे एक अल्फा होगा, बीटा होगा और गामा होगा, ठीक है, अब देखिए ठीक ठीक, यहाँ पे देख लीजिए, अब
ये क्यूब है कि नहीं है? एज लाइक एज द क्यूब, भाई दो गो के आसानी से यह क्या है? क्यूब है, ये घन है, आसानी से इसको क्या कह सकते हैं? घन कह सकते हैं। यह क्या अल्फा है, यह एंगल क्या अल्फा है, ठीक। यह क्या अल्फा है, ठीक। यह बीटा है, ठीक। और यह क्या है? गामा है, क्या है? तो गामा है। यह क्या है? गामा, अल्फा बीटा और गामा है। यह जो सी डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ पे ए है, ठीक, और यहाँ पे बी है, ठीक है। ए बी और सी क्या है? क्या एज लेंथ है, क्या है? एज लेंथ है। और अल्फा बीटा और गामा क्या है? एज एंगल है, क्या है? तो एज एंगल है। यहाँ पे यह ए है, यहाँ पे यह बी है, यह क्या एज है, यहाँ पे यह सी है। तो यह सब क्या एज लेंथ है, क्या है? एज लेंथ है। और यह अल्फा है, बीटा है और गामा है, क्या है? तो यह सब एज एंगल है, क्या है? तो एज एंगल है। अल्फा बीटा और गामा क्या है? तो एज एंगल है। यह क्या एज लेंथ है, ठीक। तो अब आपसे पूछे कि व्हाट इज कॉल्ड एज द यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है? तो कहेंगे यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ कंप्लीट स्पेस लैटिस, यानी कि एक परिपूर्ण स्पेस लैटिस जालक, क्रिस्टल जालक का एक वैसा छोटा सा भाग विच वेन रिपीटेड, जिसकी पुनरावृत्ति होती है ओवर एंड ओवर अगेन इन डिफरेंट डायरेक्शन, विभिन्न दिशाओं में जिसकी क्या होती है? पुनरावृत्ति होती है। देन इंटायर क्रिस्टल लैटिस इज प्रोड्यूस्ड, या ऑब्टेन, तब एक आंतरिक क्रिस्टल लैटिस का क्या होता है? निर्माण होता है। अंदर में क्या होता है? क्रिस्टल लैटिस का निर्माण होता है। तो वही क्या कहलाता है? यूनिट सेल। अब हमको आपको हम क्या बताए थे? इस प्रकार का फिगर हम बताए थे, आपको बताए थे कि नहीं? इसी प्रकार का सेम यही फिगर था। फिगर आपके सामने प्रोजेक्ट में कर रहा हूँ, देखिए, ठीक, देखिए, ठीक, देखिए, अब देखिए यही ना था? कहिएगा आप यस सर यही फिगर तो था हम, लेकिन हमारे सामने उपस्थित। अब देखिए इसी में, ठीक, अब देखिए इसी में, इसी अब यह क्या करते? इस प्रकार क्या करते? बना दिया। अब देखिए, ठीक, देखिए अब देखिए यहाँ पे है या नहीं? देखिए का अब यही क्या होगा? लगातार इसमें पुनरावृत्ति होगी, ठीक है। आई लाइक देखिए इसी का एक छोटा सा भाग, यही क्या एक छोटा सा भाग। कहिए कैसे सर बना लेंगे हम छोटा सा भाग? तो इसमें देखिए एक यह हो गया क्यूब के लाइक, एक यह स्क्वायर है इस प्रकार का, ठीक। इसी में क्या है? इसी प्रकार का है कि नहीं? लगातार इसी प्रकार का 3 गो है, ठीक है। देखिए एक यह है, फिर एक क्या यह है, और तीसरा यह है या नहीं है? तो यही है कि नहीं? देखिए तो देखिए एक है यहाँ, देखिए यह दूसरा हुआ और यह तीसरा हुआ, ठीक। अब देखिए, ठीक, ठीक, देखिए है कि नहीं? सेम टू सेम। इसमें क्या 3 गो है स्क्वायर लाइक, तो अब यह क्या बनेगा? 2 स्क्वायर ओवरलैप कर देगा, यानी कि क्या कर रहा है? द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशन पोर्शन ऑफ कंप्लीट स्पेस लैटिस, यानी कि स्पेस लैटिस का एक वह त्रिविमीय छोटा सा भाग which when repeated, जिसकी पुनरावृत्ति होती है ओवर एंड ओवर अगेन, दोबारा, अगेन मीन्स फिर से, यानी कि जिसकी पुनरावृत्ति होती है दोबारा इन डिफरेंट डायरेक्शन, विभिन्न दिशाओं में। भाई इसको मैं मान लिया एक्स एक्सिस मान लिया, इसको वाई एक्सिस मान लिया, इसको जेड एक्सिस, यानी कि विभिन्न दिशाओं में इसकी जब पुनरावृत्ति होगी तब एक इंटायर क्रिस्टल लैटिस, तो एक आंतरिक क्रिस्टल लैटिस का निर्माण होगा, जनरेट होगा, ठीक है। इसके अंदर एक क्या हुआ? इंटायर क्रिस्टल लैटिस, एक आंतरिक क्रिस्टल लैटिस का क्या हुआ? देखिए यहाँ पे निर्माण हुआ। इसी पर क्या है कि ओवरलैप है कि नहीं? ये देखिए है या नहीं? तो ये क्या होगा? इंटायर क्रिस्टल लैटिस का निर्माण होता है। यही क्या कहलाता है? यूनिट सेल कहलाता है। यही क्या कहलाता है? यूनिट सेल होता है।
होता। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल आप लोग समझ गए होइएगा कि यूनिट सेल है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यूनिट सेल का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, यूनिट सेल आप लिखिए इसी में, इट स्ट्रक्चर इज लाइक एज द क्यूब, इट स्ट्रक्चर एज लाइक एज द क्यूब, एज क्यूब। ठीक है, सो इट इज नोन एज क्यूबिक सेल, इट इज नोन एज क्यूबिक सेल। ठीक है, नोन एज क्यूबिक सेल, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, क्यूबिक सेल कहा जाता है। ठीक है, क्यूबिक सेल कहा जाता है। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ दे रीजनिंग टाइप में, यहाँ पे लिख दीजिएगा स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल, स्ट्रक्चर ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल, यूनिट सेल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिएगा व्हेयर, जहां। ठीक है, व्हेयर जहां लिखिएगा ए बी कॉमा सी बराबर एज लेंथ। ठीक, यहाँ पे लिख दीजिएगा व्हेयर जहां ए बी एंड और सी बराबर एज लेंथ, एज लेंथ, ये क्या एज लेंथ है। ठीक है, और लिखिए अल्फा बीटा एंड और गामा बराबर एज एंगल, एज एंगल। ठीक, यहाँ पे लिखे व्हेयर जहां ए बी एंड सी बराबर एज लेंथ, एज लेंथ। ठीक है, यह क्या एज लेंथ है, अल्फा बीटा एंड गामा बराबर एज एंगल, एज, यह क्या एज एंगल है, अल्फा बीटा एंड गामा है, ये क्या है गामा, अल्फा बीटा एंड गामा बराबर क्या है, एज एंगल है। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा क्या है, एज एंगल है, और ए बी सी क्या है, एज लेंथ है। क्या है, एज लेंथ है, ए बी सी आर द एज लेंथ। यह फिगर में लिखिएगा, यहाँ पे नहीं। अब यह तो समझ में आ गया होगा कि यूनिट सेल है क्या भाई, तो बिल्कुल समझ गए कि क्या है, स्पेस लैटिस का वह एक छोटा सा भाग, which when repeated, जिसकी पुनरावृत्ति होती है, ओवर एंड ओवर अगेन इन डिफरेंट डायरेक्शन, विभिन्न दिशाओं में जिसकी क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, उसी को क्या कहते हैं, यूनिट सेल। एक पुस्तिका हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिट सेल। इट स्ट्रक्चर इज लाइक एज द क्यूब, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्यूब के समान है, सो इट इज नोन एज द क्यूबिक सेल, इसीलिए इसे क्यूबिक सेल। अब आप पूछेगा सर ए बी और सी क्या है, तो हम बिल्कुल लिख दिए ए बी सी एज लेंथ है। क्या है, एज लेंथ है। ए बी सी क्या है, एज लेंथ है। ए बी सी आर द एज लेंथ। क्या है, ए बी सी एक एज लेंथ है। वेयर जहां ए बी सी आर द एज लेंथ, ए बी सी क्या है, एज लेंथ है। एंड और अल्फा बीटा गामा आर द एज एंगल, और क्या है, अल्फा बीटा और गामा एज एंगल है। क्या है, अल्फा बीटा और गामा एज एंगल है। तो बिल्कुल यहाँ तक आप लोग क्या होइएगा, समझ गए होइएगा। ठीक, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखवाते हैं कि अब यूनिट सेल के बारे में थोड़ा और हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, यूनिट सेल के बारे में थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले इतना तक तो आप लोग नोट कर लीजिए। यह जो लिखिएगा यह फिगर में ही लिखिएगा। ठीक है, यह जो लिख रहा है आप लोग वो फिगर में ही लिखिएगा, फिगर के नीचे। ठीक, मेरे पास जगह कम था इसीलिए यहाँ पे यह जो लिख रहा है फिगर के नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, अब लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट सेल। ठीक है ना, इसी में थोड़ा पैराग्राफ चेंज करके लिखवाना। ठीक है, लिख लिए होइएगा। ठीक, अब इसी में लिखिए यूनिट सेल इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्पेस लैटिस। लिखिए यूनिट सेल इज द फंडामेंटल building block of space lattice, it have, यह रखता है 6 पैरामीटर्स। ठीक है, पैरामीटर्स meters, that is 3 edge length ABC, that is 3 edge length, 3 edge length। ठीक है, 3 edge length A, B and C and or 3 edge angle, 3 edge angle
एज एंगल अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ पे या यूनिट सेल इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्पेस लैटिस, यह बिल्डिंग ब्लॉक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक का यानी कि मूल जो बिल्डिंग ब्लॉक है यानी कि निर्माण का है क्या है, स्पेस लैटिस। यूनिट सेल इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्पेस लैटिस, यानी कि स्पेस लैटिस का एक मूल बिल्डिंग ब्लॉक है, मूल निर्माण करने वाला। अर्थात हम लोग कहते हैं यानी ईट घर बना तो उसका मूल रूप का ना ईट है भाई, ईट विदाउट ईटा का घर बनेगा, नहीं बने। तो स्पेस लैटिस भी यूनिट सेल से ही मिलकर बना होता है। तो वही कह रहा यूनिट सेल इज द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ स्पेस लैटिस। इट हैव 6 पैरामीटर, इसके पास 6 पैरामीटर होते हैं, दैट इज 3 एज लेंथ ए बी सी एंड 3 एज एंगल अल्फा बीटा एंड गामा। 3 एज लेंथ होते हैं ए बी सी और 3 एज एंगल भी होते हैं अल्फा बीटा और गामा। तो ए बी सी क्या एज लेंथ है और अल्फा बीटा और गामा क्या है, एज एंगल है, ठीक है। अब इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या कर लीजिए, इतना आप लोग बिल्कुल नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए जल्दी से, पहले नोट कर लिए होइएगा, ठीक। अब लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट सेल का प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये फिगर रहने देते, समझाना पड़ेगा फिगर को, ठीक है। लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट सेल, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का गुण क्या है, ठीक है। पहला लिखिए इट इज अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन में, यह भी लिखिए इट इज अरेंजमेंट, यह सीधे लिखिए इट इज अरेंज्ड इन 3 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन वे, यानी कि अभी 3 डायमेंशन वे में एक्स वाई और जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड एक्सिस। तो आपका हक है पूछने का कि सर कहाँ पे एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस। तो मैं देखो बता रहा हूँ, इसको मान लिया मैं एक्स एक्सिस, यहाँ गया वाई एक्सिस और यहाँ आया तो जेड एक्सिस, है या नहीं है, देख लो पहले आसानी से, देखो कोई भी कंफ्यूजन नहीं मेरे कोचिंग में चलेगा। एक्स एक्सिस यहाँ से यहाँ होगा, ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड, यहाँ पे ओ मान लिया तो एक्स वाई और जेड, यह है कि नहीं तीनों विभाग में, है या नहीं है, बताओ कमेंट में। तो है, बिल्कुल है। तो इट इज अरेंज इन द 3 डायमेंशन में, ये त्रिविमीय संरचनाओं में क्या होता है, अरेंज होता है, व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। अगला लिखिए, ठीक, अगला लिखिए, ठीक है। इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, दूसरा लिखिए इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। यह क्या है, क्रिस्टल लैटिस का बहुत सा छोटा सा भाग है। इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। भाई क्रिस्टल लैटिस छोटे से, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि छोटे छोटे चीज से बड़ा चीज बनता है। तो उसी प्रकार इस यूनिट सेल से क्या बना, स्पेस लैटिस का निर्माण हुआ। यूनिट सेल से स्पेस लैटिस का निर्माण हुआ। हमने बचपन से पढ़ा और शुरू में इस चैप्टर का मैंने सबसे पहला पॉइंट पढ़ाया कि मॉलिक्यूल क्या है। कनाद ने क्या कहा कि कणों का निर्माण बहुत से सूक्ष्म, अर्थात अणु का निर्माण बहुत से सूक्ष्म कणों से मिलकर हुआ है। हमने बिल्कुल पढ़ा भाई। उसी प्रकार हर एक जो जीव है वो छोटे छोटे पदार्थ से मिलकर बने होती है, ठीक है। और हर एक व्यक्ति छोटे छोटे पदार्थ से मिलकर बने होते हैं, यानी कि छोटी छोटी आप अगर तिलियों को गूंथ लो तो मत वाले हाथी को भी बांध सकते हो भाई। यानी कि छोटे छोटे पदार्थ को जब भी आप क्या करोगे, मिलाओगे तो एक बड़ा पदार्थ बनेगा। एज लाइक उसी प्रकार है इस यूनिट सेल में। जब यूनिट सेल मिलता है तो स्पेस लैटिस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, स्पेस लैटिस। तो यही कह रहा है इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, अर्थात स्पेस। यह क्रिस्टल लैटिस का बहुत सा छोटा सा भाग है, छोटा सा भाग। डिफिनीशन में हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा कि इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। यह क्रिस्टल लैटिस का स्मॉल which when repeated over and over again in different direction, जिसका रिपीटेशन होता है सभी दिशाओं में, ठीक है। तो दूसरा प्रॉपर्टीज हम लोग बिल्कुल तरह समझ गए। इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ये क्रिस्टल लैटिस का बहुत सा क्या है, छोटा सा भाग है, ठीक है। यह क्रिस्टल लैटिस का बहुत छोटा सा भाग है, ठीक है। तीसरा लिखिए, हाँ तीसरा लिखिए, तीसरा इट हैव लिखिए 6 पैरामीटर। अब यह हमें डिफिनीशन से ही मिल गया, ठीक है।
मीटर। इसके पास 6 पैरामीटर होते हैं। दैट इज, अब हम लोग स्टैंडर्ड में भाई चलेगा है, क्या है स्टैंडर्ड, मेरा क्या क्लास स्टैंडर्ड हो गया है। तो दैट इज इस प्रकार लिखेंगे 3 एज लेंथ, ठीक है, एज लेंथ 3 एज लेंथ होता है। तो आप कहिएगा कौन कौन होता है, ए बी एंड सी, 3 गो एज लेंथ होता है एंड, और 3 एज एंगल, 3 एज एंगल एंड 3 एज एंगल अल्फा बीटा एंड गामा, और 3 एज एंगल भी होता है, अल्फा बीटा और गामा होता है, ठीक है, 3 एज एंगल भी होता है, अल्फा बीटा और गामा होता है। तो बिल्कुल समझ गए। इट हैव 6 पैरामीटर, इसके पास 6 पैरामीटर, दैट इज 3 एज लेंथ, 3 एज लेंथ होता है ए बी और सी। देखिए ए बी और सी क्या एज लेंथ है, बिल्कुल आपको लग रहा होगा, और 3 एज एंगल अल्फा बीटा एंड गामा, यहाँ पे क्या अल्फा है, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे गामा कौन है, तो अल्फा बीटा और गामा 3 को क्या एज एंगल भी है इसके पास, यानी कि 6 पैरामीटर है। कितने पैरामीटर है, 6 पैरामीटर। 3 प्रॉपर्टीज तो हम लोग बिल्कुल तरह समझिए। एक और प्रॉपर्टीज है जो आपको हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेगा, ठीक। तो सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, अगर समझना तो फिर समझिए। इट इज अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन में। अगर आपसे कोई पूछ दे क्यूब कौन सा डायमेंशन है, तो क्यूब भाई 3 डायमेंशन में होता, कहेंगे कैसे, तो हम अभी बताए हैं, इसको मान लिया एक्स, इसको मान लिया वाई एक्सिस, इसको जेड, तो क्यों 3 डायमेंशन में है या नहीं है, बिल्कुल है। क्लियर कट डिफिनीशन, मेरा डिफिनीशन क्लियर कट है, मेरा एग्जांपल क्लियर कट है। क्या कह रहा, इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस, ये क्रिस्टल लैटिस का बहुत सा छोटा सा भाग है। इट हैव 6 पैरामीटर, ये 6 पैरामीटर रखता है, दैट इज 3 एज लेंथ, 3 एज लेंथ रखता है, एंड 3 एज एंगल, और 3 एज एंगल भी क्या करता है, रखता है। तो बिल्कुल हम लोग सेटिस्फाइड हो गए हैं, ठीक है, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गए हैं, ठीक है, लिख लिए होएगा, ठीक। अब अगला लिखिए, अगला लिखिए चौथा, नंबर ऑफ एटम, इससे ही बनेगा, चौथा से देखिए, देखिए द नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इन ईच यूनिट सेल, यूनिट सेल, ठीक है, इन ईच यूनिट सेल इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू बराबर होगा C/8 प्लस F/2 प्लस E। अब आप लोग हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं कि सर C क्या है, F क्या है और B क्या है। तो बाबू मैं पूरा आपको डिटेल बताऊंगा, मैं एक भी पॉइंट, मैं किसी भी एक भी पॉइंट को नहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि क्या विद्यार्थी का एक जीवन का सवाल है। एक भी पॉइंट छूट गया तो मेरा एक ऑब्जेक्टिव छूट सकता है कि नहीं, बिल्कुल छूट सकता है। इसीलिए कहता हूं कि पूरा ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है, यह तो लिख लिए हुएगा, ठीक। क्या कह रहा है, अब मेरे पास कह रहा है कि द नंबर ऑफ एटम इन ईच यूनिट सेल इज इक्वल टू C/8 प्लस F/2 प्लस B। तो आप पूछेगा कि सर C क्या है, तो लिखिए C क्या है, वेयर, जहां, ठीक है, C बराबर लिखिएगा कॉर्नर, कॉर्नर्स, ठीक है, अर्थात इसको कहते हैं किनारा। क्या कहते हैं, किनारा। अगर हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम। एक को कहते हैं फेस, फलन, क्या कहते हैं, फलन, और बी को कहते हैं बॉडी, क्या कहते हैं, बॉडी, ठीक है, बी को बॉडी कहते हैं। तो अब हमसे पूछ सकते हैं आप कि सर क्यूब है या इज लाइक एज द क्यूब। तो हम लोग बचपन से पढ़े हैं 9th से 10th में, और 8th में भी पढ़े हैं क्यूब में, घन के बारे में, घन और घनाम के बारे में, कि घन में कितने किनारा होते हैं, तो 12 किनारा होते, सॉरी 8 किनारा होते हैं। घन में कितने किनारा होते हैं, तो 8 किनारा होते हैं। फलन कितना होते हैं, तो 6 वो क्या होता है, फलन होता है, बचपन से पढ़े हैं। तो वही कह रहा है, तो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ एटम इन ईच यूनिट सेल बराबर C/8 प्लस F/2 प्लस B। C क्या है, कॉर्नर, तो कॉर्नर किनारा, किनारा क्या वो 8 गो। तो कहिएगा सर कहाँ कहाँ होगा, आप पहले हमको पूरा तरह क्या कीजिए, सेटिस्फाइड कर दीजिए। बिल्कुल सेटिस्फाइड करूंगा, मेरा कर्तव्य सेटिस्फाइड करना। देखिए अब देखिए कहाँ कहाँ किनारा होगा। 1 किनारा हुआ, 2 किनारा हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8। बिल्कुल मैंने 8 किनारा को रंग दिया, रंगा कि नहीं, 1 2 3 4, 4 इधर और 4 इधर, 8 किनारा
क्लियर कट आ गया। अब कहते हो कि आप सर फेस कहाँ बताओगे, फेस तो बताओ। अब देखिए, एक फेस हुआ, दो फेस हुआ, तीन फेस हुआ, चार फेस हुआ, पांच फेस हुआ, छह फेस हुआ, फेस भी क्लियर कट हो गया। यानी कि किनारा कितना होता है, किनारा अर्थात कॉर्नर, तो 8 होता है कॉर्नर। क्या होता है, कॉर्नर्स। अब आप पूछोगे कि सर फेस फलन कितना होता है, तो फलन 6 होता है। जो भी ब्लू कलर से लिखा गया वह सब क्या होगा, फलन होगा, वह सब फलन। अब कहोगे सर बॉडी क्या होगा, तो बॉडी अर्थात यह है बॉडी है। क्या है, यह बॉडी है, मिडिल है, मिडिल इसका बीचों बीच भाग, यह बॉडी है। क्या है, बॉडी। ठीक है, यही क्या है, बॉडी है। ठीक है, तो एक क्या होगा बॉडी पर, तो एक क्लियर कट डिफिनिट फॉर्मूला मेरे पास है, C/8 + F/2 + B। C क्या है, कॉर्नर है, F क्या है, फेस, और B क्या है, बॉडी है। तो अब आगे हम लोग जब टाइप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखेंगे कॉर्नर में 8 गो कॉर्नर होता है, फलन 6 गो होता है, बॉडी तो एक होगा भाई, बॉडी एक ही ना होगा, तो बॉडी क्या होगा, एट द मिडिल ऑफ द यूनिट सेल। यानी कि यूनिट सेल के मिडिल, बीचों बीच भाग कोई क्या कहते हैं, बॉडी कहा जाता है। तो यह क्या है, बॉडी है। ठीक है, बॉडी है। तो आप बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि कॉर्नर, अगर आपसे कोई पूछ दे या फिर आपको एग्जाम में ही पूछ दिया जाए कि या फिर सीधे कह सकता है फाइंड आउट इन यूनिट सेल नंबर ऑफ कॉर्नर, तो क्या मारेंगे, 8 मारेंगे। कितना, 8। पूछेगा फेस कितना होगा, तो मारेंगे 6। फाइंड आउट द फेस ऑन क्यूबिक सेल, क्यूबिक सेल में क्या बताइए, फेस बताइए, 6 होगा। बॉडी ठीक, तो बिल्कुल हम लोग क्या कर गए, अब समझ गए कि यह कॉर्नर कौन है, फेस कौन है। यह सब क्या होगा, कॉर्नर होगा। जो भी काला पेन से दिख रहा है आपको इस फिगर में, वह कॉर्नर होगा। फेस 1 2 3 4 5 और 6, 6 कितने होंगे, फेस होंगे। ठीक है, 6 कितने होंगे, फेस। और यह क्या है, बॉडी है। यह क्या है, तो बॉडी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि कॉर्नर बराबर 8 होता है, किनारा। ठीक है, कॉर्नर। ठीक है, C बराबर कॉर्नर लिख लीजिएगा 8 होता है, फेस 6 होता है। ठीक है, और बॉडी तो एक ही होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। कॉर्नर 8 होगा। अगर पूछ सकता है कि घन में किनारा कितने होंगे, तो 8 होंगे। फलन कितने होंगे, 6 होंगे। बॉडी कितने होंगे, तो 1 होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग सेटिस्फाइड हो गए। तो वही कह रहा, द नंबर ऑफ एटम इन ईच यूनिट सेल, यानी कि ईच यूनिट सेल, इकाई कोशिका में नंबर ऑफ एटम, परमाणु की संख्या बराबर होगा C/8 + F/2 + B। यह क्या मैथमेटिकली फॉर्मूला है, वेयर C बराबर कॉर्नर, F बराबर फेस, B बराबर बॉडी। B बराबर क्या होगा, तो बॉडी होगा। बिल्कुल हम लोग क्या कर गए, समझ गए। इसे मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, आप यहाँ तक नोट कर लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट सेल। अब हम पढ़ाएंगे टाइप ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल के प्रकार के बारे में। ठीक, अब लिखिए टाइप ऑफ यूनिट सेल। बिल्कुल यहाँ तक लिख क्या होंगे, हम सब लिख लिए होंगे। ठीक है, अब लिखिए टाइप ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल के प्रकार। अब लिखिए टाइप ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल के प्रकार। लिखिए टाइप ऑफ यूनिट सेल, या इसी को कहा जाता है क्यूबिक सेल। क्यूबिक सेल, इसी को क्यूबिक सेल भी कहा जाता है। अगर कोई पूछ दे कि वाई यूनिट सेल इज कॉल्ड एज द क्यूबिक सेल, इसे क्यों कहा जाता है, तो कहेंगे यूनिट सेल इज नोन एज द क्यूबिक सेल बिकॉज इट स्ट्रक्चर इज लाइक एज द क्यूब, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर एज लाइक एज क्यूब, घन के समान है, सो इट इज कॉल्ड एज द क्यूबिक सेल। ठीक, हम आगे रीजनिंग टाइप क्वेश्चन क्लियर कर देंगे। ठीक, अब लिखिए टाइप ऑफ यूनिट सेल। लिखिए आंसर में, देयर आर 2 टाइप ऑफ यूनिट सेल। 2 टाइप ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल को 2 भागों में बांटा गया है। आप पूछेगा कौन कौन, तो पहला लिखिए सिंपल क्यूबिक, सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल, या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, या फिर सिंपल क्यूबिक सेल भी आप लिख सकते हो। ठीक है, हमने लिखा सिंपल यूनिट सेल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसे ही कहा जाता है पीसीसी, तो यानी कि प्रिमिटिव क्यूबिक सेल भी इसे कहा जा सकता है। यूनिट सेल को ही क्यूबिक सेल कहा जाता है। ठीक है, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सिंपल यूनिट सेल। दूसरा होता है सेंटर्ड, सेंटर्ड यूनिट सेल,
सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, सेंटर्ड यूनिट सेल। पहला क्या प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल, और दूसरा क्या सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक। दूसरा क्या आ गया सेंटर्ड यूनिट सेल। अब लिखिए कि व्हाट इज सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, लिखिए व्हाट इज प्रिमिटिव यूनिट सेल और या फिर सिंपल यूनिट सेल, ठीक है, सिंपल यूनिट सेल। लिखिए ए यूनिट सेल, ठीक है, लिखिए ए यूनिट सेल, आंसर में लिखिए ए यूनिट सेल एक वैसा यूनिट सेल इन विच जिसमें वन पॉइंट इज present at each corner, ठीक है। यानी कि ए यूनिट सेल एक वैसा यूनिट सेल एक वैसा एक कोष्ठिका इन विच जिसमें वन पॉइंट इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, एक बिंदु प्रत्येक कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है, ठीक है, एट ईच कॉर्नर, ठीक है, प्रत्येक कॉर्नर पर क्या होता है उपस्थित होता है, इज कॉल्ड कहलाता है, या एट ईच कॉर्नर इज कॉल्ड कहलाता है, इज कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो उसे क्या कहा जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल कहा जाता है। ये यूनिट सेल एक वैसा इकाई कोष्ठिका इन विच जिसमें वन पॉइंट इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, यानी कि वन पॉइंट इज प्रेजेंट एट ओनली ईच कॉर्नर, केवल क्या होता है प्रत्येक कॉर्नर पर उपस्थित होता है, इज कॉल्ड द प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव केवल और केवल कॉर्नर पर पॉइंट उपस्थित होंगे, तो कॉर्नर कितना 8 गो, तो 8 पॉइंट पर क्या होगा एक एक बिंदु उपस्थित होगा, ठीक है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, हम लोग पढ़े अभी। थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ठीक, देखिए बड़ा तो बन गया, दिक्कत नहीं हुआ, ठीक। ठीक, देखिए अब कितना इसमें पॉइंट कितना है देखिए पहले। ठीक, ठीक, देखो अब यहाँ पे हम लोग बिल्कुल समझ गए। देखिए अब यह तो क्या यूनिट सेल है, कौन सा सिंबल है, तो ये इस पर जिस प्रकार एटम जिस प्रकार इसमें पॉइंट अरेंजमेंट होगा उस प्रकार नाम दिलाएगा। तो क्या करा ए यूनिट सेल एक वैसा इकाई कोष्ठिका इन विच जिसमें वन पॉइंट इज प्रेजेंट, एक पॉइंट उपस्थित होता है एट ओनली ईच कॉर्नर, केवल प्रत्येक कॉर्नर पर उपस्थित हो एक पॉइंट। तो कॉर्नर यही नहीं होता है, तो एगो पॉइंट यहाँ पे उपस्थित है, ठीक है, एगो पॉइंट यहाँ पे उपस्थित है, ठीक है, एगो पॉइंट यहाँ पे उपस्थित है, एगो पॉइंट यहाँ पे उपस्थित है, एगो 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 यहाँ पे उपस्थित है। देखो केवल और केवल कॉर्नर पर ही क्या है पॉइंट उपस्थित है, बाकी कहीं भी नहीं, बाकी है कहीं भी तुम बता दो तो हम मान लेंगे। कहिएगा नो सर कहीं नहीं है आपका पॉइंट अरेंजमेंट, केवल और केवल कॉर्नर पर उपस्थित है। तो यह सब क्या कॉर्नर ही तो है। कॉर्नर 8 गो होता है, अभी पढ़ाए हैं, तो 8 गो कॉर्नर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कहिएगा सर नंबरिंग करके दिखाइए, 1 2 3 4 करेंगे, 5 6 7 और 8। देखिए 8 गो कॉर्नर है, तो पॉइंट केवल और केवल कहाँ है, तो कॉर्नर पर उपस्थित है, किनारा पर उपस्थित है। कह रहा है यूनिट सेल एक वैसा इकाई कोष्ठिका इन विच जिसमें वन पॉइंट इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, यानी कि एक बिंदु केवल और केवल प्रत्येक कॉर्नर पर होगा, एक ही बिंदु। तो यह क्या कहलाएगा प्रिमिटिव यूनिट सेल या फिर सिंपल यूनिट सेल कहते, ठीक है, और या फिर सिंपल यूनिट सेल, ठीक है।
या फिर सिंपल यूनिट सेल। क्या कहते हैं? सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। अगर आप इसमें देखिए सिंपल यूनिट सेल, अब इसमें क्या होगा, हमें कोण का भी निर्माण करना होगा, तब हमें नंबर मार्क्स बढ़िया मिलेंगे, या नहीं कि अरेंजमेंट कर कर छोड़ दे, या फिर सीधा समझ लेगा ये खाली है कुछ नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हमको यहाँ पे अरेंजमेंट कर लेना चाहिए, कोण बना देना चाहिए। ठीक है, तब हमें कहेंगे कि स्टैंडर्ड क्या है, स्टूडेंट है। ठीक है, ठीक, देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, अल्फा होगा। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले बी लिख देते हैं, एज लेंथ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ए एज लेंथ होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो सी एज लेंथ होगा। क्या होगा, सी एज लेंथ होगा। होगा या नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा भाई, सी एज लेंथ यहाँ पे होगा। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, अल्फा एंगल होगा, यहाँ पे बीटा एंगल होगा, और यहाँ पे क्या होगा, गामा एंगल होगा। कौन सा एंगल होगा, तो गामा एंगल होगा। ठीक है, गामा एंगल होगा, गामा एंगल होगा। ठीक है, गामा एंगल होगा। कौन सा एंगल, तो भाई गामा एंगल होगा। तो बिल्कुल आपको दिख रहे होंगे, अल्फा ए, देखिए अल्फा यहाँ है, बीटा यहाँ है, गामा यहाँ है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है। तो है या नहीं है? तो उससे तो हम तो कोई लेना ना भाई, यहाँ पे हमको केवल पॉइंट से लेना है कि मेरा पॉइंट कहाँ कहाँ अरेंजमेंट है। तो मेरा स्टेटमेंट के अनुसार, मेरा डिफिनीशन के अनुसार क्या क्लियर करता है कि ए यूनिट सेल एक वैसा एक क्या है, यूनिट सेल एक कोशिका इन विच जिसमें वन पॉइंट इज प्रेजेंट, एक बिंदु उपस्थित होता है, एट ओनली ईच कॉर्नर, केवल और केवल प्रत्येक कॉर्नर पर उपस्थित हो, इज कॉल्ड कहलाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो उसे प्रिमिटिव यूनिट सेल कहा जाता है। देखिए, केवल और केवल कॉर्नर के अलावा कहीं दूसरे जगह मेरा क्या पॉइंट अरेंजमेंट है, तो ये नो सर नहीं है। तो इसी को क्या कहते हैं, सिंपल यूनिट सेल, अर्थात इसे कहते हैं सिंपल यूनिट सेल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसे सिंपल यूनिट सेल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल कहा जाता है। अगर आपसे इसी में पूछ दे कि लैटिस पॉइंट कितना होगा, बता सकते हो सिंपल यूनिट सेल में, तो आप कहिएगा हाँ सर बता तो सकते हैं, लेकिन पहले आप बताइए। तो हम पढ़ाए थे ईच पॉइंट इन क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। प्रत्येक जो बिंदु होगा क्रिस्टल लैटिस में वह लैटिस पॉइंट। यहाँ कितने बिंदु है, तो 8। तो क्रिस्टल लैटिस पॉइंट कितना होगा, 8। यहाँ कितने बिंदु है, पहले यह समझो कि यहाँ पे कितने बिंदु, तो 8 बिंदु। तो लैटिस पॉइंट कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसीलिए लिखेंगे यहाँ पे पैराग्राफ में चेंज करके इन प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, 8 लैटिस पॉइंट। 8 वो क्या होता है, जालक बिंदु होता है। ठीक है, 1 2 3 4 4 है, 5 6 7 8, 8 को जालक बिंदु, बिल्कुल 8 को हमने लिखा। द प्रिमिटिव यूनिट सेल एक वैसा, इन प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल में 8 लैटिस पॉइंट, 8 को जालक बिंदु होता है। तो बिल्कुल हम लोग समझ गए कि अब प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है। क्या है कि ये यूनिट सेल एक वैसा यूनिट सेल, एक वैसा यूनिट सेल, ठीक है, एक वैसा यूनिट सेल इन व्हिच जिसमें 1 पॉइंट इज प्रेजेंट, 1 पॉइंट इज प्रेजेंट, या फिर द भी लिख सकते हैं। ठीक है, द बेहतर होगा, लिखिए द यूनिट सेल। ठीक है, द यूनिट सेल एक वैसा यूनिट सेल या वैसा यूनिट सेल इन व्हिच जिसमें 1 पॉइंट इज प्रेजेंट, एक बिंदु क्या होता है, उपस्थित होता है। एक बिंदु क्या होता है, उपस्थित होता है। एक बिंदु उपस्थित होता है, उपस्थित होता है ओनली ईच कॉर्नर, केवल और केवल कॉर्नर पर हो, किनारा पर हो, इज कॉल कहलाता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो वह क्या कहलाता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल कहलाता है, या सिंपल। इन प्रिमिटिव यूनिट सेल 8 लैटिस पॉइंट, 8 गो जालक बिंदु, 4 गो इधर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 गो क्या है उधर भी है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, इसे
यहाँ पे ए, यानी ए यूनिट सेल एक वैसा यूनिट सेल। तो बिल्कुल हम लोग समझ गए कि अब प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है, सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव। कौन? तो यूनिट सेल या क्यूबिक सेल दो प्रकार का, फिर सिंपल यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल को कहते हैं केवल और केवल बिंदु कॉर्नर पर उपस्थित हो तो उसको कहिएगा सिंपल यूनिट सेल। ठीक, बिल्कुल समझ गए होइएगा। इसको क्या कर लीजिए, सबसे पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम लिखाते हैं कि इसमें कितना नंबर ऑफ एटम उपस्थित होता इन ईच यूनिट सेल। ठीक, मेरे पास फॉर्मूला भी है, उससे निकाल लेंगे। ठीक है, लिख लिए होइएगा। ठीक ठीक, अब लिखिए। अब पूछ सकता है आगे कि इसी में लिखिएगा 10 देकर। ठीक है, 10 देकर एरो लाइन लेके कि द नंबर ऑफ एटम इन ईच यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम इन सिंपल सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट, नंबर ऑफ एटम इन सिंपल यूनिट सेल। तो मेरे पास फॉर्मूला है C/8 + F/2 + B। तो मैं यहाँ फिर से लिखता हूँ, रिपीट करता हूँ, C बराबर कॉर्नर, किनारा। ठीक है, C बराबर क्या होगा? C बराबर होगा कॉर्नर, क्या होगा? कॉर्नर्स होगा। F बराबर क्या होगा? तो फेस होगा। और B बराबर क्या होगा? तब बॉडी होगा। ठीक है, तो क्या इसमें कहाँ कहाँ बिंदु उपस्थित है? तो केवल और केवल कॉर्नर पर उपस्थित है। कहिएगा सर कहाँ है, दिखाइए। यही तो है बाबू, देखो मेरा डिफिनीशन भी कर रहे हैं, यूनिट सेल एक वैसा यूनिट सेल इन जिसमें 1 पॉइंट इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, एक बिंदु प्रत्येक केवल कॉर्नर पर हो तो इज कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, अब मिटाते हैं। बिल्कुल आप लोग को यह समझ में आ गया। देखिए फिगर भी मेरे पास यहाँ पे उपस्थित है। तो केवल और केवल 8/8 होगा, प्लस फेस पर तो 0 है, 0/2 प्लस बॉडी पर भी 0, तो 8/8, 8/8 + 0 + 0 कितना हो गया? 8/8 कितना आ जाएगा? तो 1 आ जाएगा। तो पूछ देगा नंबर ऑफ एटम इन ईच यूनिट सेल, इसीलिए लिख लीजिएगा द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन, ठीक है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन सिंपल यूनिट सेल। इसे मिटा देते हैं, कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल यूनिट सेल, सेल बराबर 1। ठीक है, बराबर कितना होगा? 1। इसे क्या कर लीजिएगा आप लोग, इस प्रकार आप लोग इसे ड्रॉ कर दीजिएगा ताकि आपको आसानी से दिखेगा। यानी कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन सिंपल यूनिट सेल, ठीक है, बराबर हुआ नहीं, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला भी आ गया। ठीक है, फॉर्मूला से ही हमने क्या कर दिया, बनाया। ठीक, तो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। ठीक, अब लिखिए कि सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है। क्या है कि सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है। ठीक है, ठीक, लिख लिए होइएगा। ठीक, अब लिखिए सेंटर्ड यूनिट सेल। अब लिखिए सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, अब दूसरा है मेरे पास कौन सा है? सेंटर्ड यूनिट सेल, यही ना है, सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कहेंगे? लिखिए द यूनिट सेल या फिर ए यूनिट सेल, ए यूनिट सेल इन विच, जिसमें 1 पॉइंट इज प्रेजेंट, 1 पॉइंट इज प्रेजेंट। ठीक है, एट ईच कॉर्नर, कॉर्नर्स एंड और also present or may be present or present on face or body, face or body is called, कहलाता है सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, आप देखिए क्या कर रहा है मेरा डिफिनीशन, क्या कर रहा है
ए यूनिट सेल एक वैसा इकाई कोशिका इन विच जिसमें 1 पॉइंट इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, एक बिंदु प्रत्येक कॉर्नर पर उपस्थित होगा, एंड मे बी ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द बॉडी और फेस, और मे मीन्स हो सकता है प्रेजेंट उपस्थित ऑन द फेस और बॉडी, या फलन पर भी उपस्थित होता है एक पॉइंट, और बॉडी पर भी क्या होता है उपस्थित हो सकता है, यानी कि दोनों पर उपस्थित होता है। एंड ठीक है, एंड क्या कर रहा है ए यूनिट सेल एक वैसा यूनिट सेल इन विच जिसमें 1 पॉइंट इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, एक बिंदु प्रत्येक कॉर्नर पर होगा, एंड मे बी ऑल्सो प्रेजेंट, और एक पॉइंट भी प्रेजेंट हो सकता है। मे बी मीन्स प्रेजेंट, मे बी मीन्स होना संभावना है, मे बी प्रेजेंट ऑन उपस्थित हो सकता है फेस और बॉडी, एक बिंदु फेस पर भी हो सकता है, ठीक है, प्रत्येक फेस पर भी, और बॉडी पर भी हो सकता है, और कॉर्नर पर भी हो सकता है। कैसा कैसे हो जाएगा, इसका भी 3 पार्ट है, इसीलिए इसका डिफिनीशन इस प्रकार आया कि द यूनिट सेल एक वैसा एकक कोशिका इन विच जिसमें 1 पॉइंट इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, एक बिंदु प्रत्येक कॉर्नर पर होगा, किनारा पर होगा, एंड मे बी ऑल्सो प्रेजेंट ऑन, और हो सकता है उपस्थित, ठीक है, मे बी प्रेजेंट ऑन, और हो सकता है उपस्थित फेस एंड बॉडी, यानी कि फलन और बॉडी दोनों पर, इज कॉल्ड कहलाता है सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसी को केंद्रीय कोशिका कहते हैं, इकाई कोशिका कहते हैं, ठीक है, सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, सेंटर्ड यूनिट सेल। बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, ठीक है। देखिए इसका अगर आप समझ में नहीं आए होंगे तो देखिए इसमें 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, इसका 3 प्रकार होते हैं। पहले मैं क्या दिखा देता हूँ आपको, एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल होता है, ठीक है, दूसरा एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल होता है, तीसरा एक इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल होता है। तो मैं यही आपको क्या कर देता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ, किस प्रकार आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आना ही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, ठीक है, क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे बच्चों को समझ में ना हुआ पढ़ाई क्या होता है, बेकार हो जाता है। देखिए यह जो पॉइंट है यह कॉर्नर पर है या नहीं है, देखिए तो 8 पॉइंट 8 कॉर्नर पर है या नहीं, और फेस है तो यह 1 2 3 4 5 6 यह फेस पर भी उपस्थित है। और देखिए बॉडी सेंटर्ड में, ठीक है, बॉडी सेंटर में देखिए केवल और केवल कॉर्नर पर होगा और बॉडी पर होगा, ठीक है। देखिए कॉर्नर क्या होता है, 8 गो होता है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 गो कॉर्नर पर बिल्कुल क्या अरेंज्ड है, एक गो बॉडी पर हुआ। तो ठीक है, इससे हम डिफिनीशन क्या डेफिनेट कर सकते हैं कि 8 पॉइंट अरेंजमेंट ऑन द कॉर्नर, 6 पॉइंट अरेंजमेंट ऑन फेस एंड 1 पॉइंट अरेंजमेंट ऑन बॉडी, बिल्कुल नहीं। अब देखिए यहाँ पे देखिए इंड सेंटर्ड में, इंड सेंटर्ड का किस प्रकार हम निकालेंगे, ठीक है। देखिए अब देखिए इंड सेंटर्ड में अब में 8 गो पॉइंट 8 कॉर्नर पर होगा, ठीक है, 8 गो पॉइंट 8 कॉर्नर पर होगा। अब देखिए 2 गो पॉइंट है में अपोजिट साइड ऑफ द फेस, यानी कि फेस के विपरीत दिशाओं में उपस्थित होगा, ठीक है, एगो उधर एगो पूरब से एगो पश्चिम में, विपरीत है मेरा, यानी कि मैं पूरब में तो आप पश्चिम में, इस प्रकार एगो विपरीत दिशाओं में। तो क्या इसे डेफिनेट क्या कर सकते हैं हम, डिफिनीशन मान सकते हैं? नहीं, क्या सीधा कह सकते हैं कि द यूनिट सेल एक वैसा यूनिट सेल इन व्हिच जिसमें 1 पॉइंट इज प्रेजेंट ऑन ईच कॉर्नर, एक बिंदु प्रत्येक किनारा पर प्रेजेंट होगा, एंड मे बी प्रेजेंट ऑन, और उपस्थित हो सकता है फेस और बॉडी, फलन और बॉडी पर भी उपस्थित हो सकता है, इज नोन एज द सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसको सेंटर्ड यूनिट सेल। तो अब देखिए यहाँ पे देखिए 8 गो पॉइंट 8 कॉर्नर पर है, जो काला पेन से लिखा गया 8 गो कॉर्नर, और 6 गो पॉइंट जो ब्लू पेन से लिखा गया फेस है, फेस पर है, फेस सेंटर्ड में। बॉडी सेंटर्ड में देखिए 8 गो पॉइंट 8 कॉर्नर पर है, ठीक है, 1 गो पॉइंट बॉडी पर है कि नहीं है। और यहाँ पे देखिए 8 पॉइंट 8 कॉर्नर पर है या नहीं है, और 2 गो पॉइंट अपोजिट साइड ऑफ द फेस, फेस के विपरीत दिशाओं में, फलन के विपरीत दिशाओं में। तो क्या है कि नहीं है, यानी कि 1 पॉइंट इज प्रेजेंट इन ईच कॉर्नर, एक बिंदु प्रत्येक कॉर्नर पर होगा, एंड मे बी प्रेजेंट ऑन फेस और बॉडी, और उपस्थित हो सकता है। देखिए फेस पर यहाँ 6 गो आइटम है, यहाँ पे कितना 2 गो आइटम है, यहाँ 1 गो नया बॉडी पर है। तो डिफिनीशन तो क्लियर हुआ कि 1 पॉइंट प्रेजेंट ऑन ईच कॉर्नर, एक बिंदु क्या होगा हर एक कॉर्नर पर होगा, एंड मे बी प्रेजेंट और उपस्थित हो सकता है फेस एंड बॉडी, फलन और बॉडी दोनों पर, इज कॉल्ड एज द सेंटर यूनिट सेल। तो क्लियर डिफिनीशन आपका हो गया कि किस प्रकार इसमें क्या होगा, फेस सेंटर्ड होगा, बॉडी सेंटर्ड होगा और इंड सेंटर्ड होगा। तो सेंटर्ड यूनिट सेल बिल्कुल आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए टाइप ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक, ये तो समझाने के लिए केवल बता रहे थे, ठीक।
अब लिखिए टाइप ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल, टाइप ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है लिखिए टाइप ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल के कितने प्रकार होते हैं? सेंटर्ड यूनिट सेल, टाइप ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल लिखिए आंसर में, लिखिए देयर आर 3 टाइप ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल, सेंटर्ड यूनिट सेल के 3 भागों में बांटा गया। आप कहिए कौन कौन है? तो पहला लिखिए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ये सेंटर्ड यूनिट, ठीक है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा होगा लिखिए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक यूनिट सेल। और तीसरा आ जाता है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, क्या आ जाता है? इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। कितना प्रकार होता है? तो 4। एक होता है फेस सेंटर, सॉरी 3, एक होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, दूसरा आ गया बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और तीसरा आ गया इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो टाइप ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल यानी कि केंद्रीय कोशिका के कितने प्रकार है? तो देयर आर 3 टाइप ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल, इसके 3 प्रकार है। पहला फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, दूसरा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल और तीसरा इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब कहिएगा सर अब डिफाइन कीजिए कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, डिफाइन द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल विद द एग्जाम्पल के बिल्कुल डिफाइन करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। जब कबल हम है तो घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है हम है तभी भी दम है। सबसे पहले इसको क्या कर लीजिए? मिटा लीजिए। सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है नोट कर लीजिएगा, ठीक। अब लिखिए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का परिभाषा, ठीक है अब लिखिए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का परिभाषा। अब लिखिए फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल का डिफिनीशन लिखना। इसको भी तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं? मिटा सकता हूं मैं, ठीक। अब लिखिए द यूनिट सेल या ए यूनिट सेल, कुछ भी लिख सकते हैं यूनिट सेल इन विच जिसमें, ठीक है इन विच जिसमें 1 पॉइंट इज प्रेजेंट, 1 पॉइंट इज प्रेजेंट at each corners and are also present on each face and also present on each face, ठीक है each face and also present on each face, ठीक है on each face is called, कहलाता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट। क्या कहता है? ए यूनिट सेल एक वैसा एकक कोशिका इन विच जिसमें 1 पॉइंट इज प्रेजेंट, एक बिंदु क्या होता है? उपस्थित होता है एट ईच कॉर्नर, प्रत्येक किनारा पर एक बिंदु क्या होता है? उपस्थित होता है। 1 पॉइंट इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर यानी कि प्रत्येक किनारा पर एक बिंदु होता है। एंड और ऑल्सो प्रेजेंट ऑन ईच फेस, और ऑल्सो प्रेजेंट और ऑन ईच फेस, और प्रत्येक फेस पर भी एक बिंदु उपस्थित होता है। क्या कहता है? और प्रत्येक फेस फलन पर भी एक बिंदु उपस्थित होता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो अब आपसे पूछे कि भाई क्यूब में या यूनिट सेल में कितने फेस होते हैं? तो 6 सरफेस होते हैं। कितने कॉर्नर होते हैं? तो 8 कॉर्नर। फिगर बनाओ, क्या करो? पॉइंट को अरेंज करो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सबसे पहले फिगर मेरा यही बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक, ठीक
ठीक, यही है। देखिए आप, अब देखिए इसमें क्या हो सकते हैं हम, तो सबसे पहले एंगल को रिप्रेजेंट कर दीजिएगा, ताकि कहेगा कि लड़का पढ़ा हुआ है, नहीं तो सीधा नंबर काट लेगा। ठीक है, आप कहिएगा सर हमको पूरा याद था लेकिन हम यह सब नहीं अरेंज किए। तो यही सब क्या होता है एग्जाम में देखता है एग्जामिनर। ठीक है, ठीक है, इसको अल्फा, इसको बीटा और इसको क्या कर दीजिएगा गामा। ठीक है, इसको गामा लिखिएगा। ठीक, इसको गामा। ठीक, अब लिखिए यहाँ पे लिखिए ए। ठीक है, यह एज लेंथ है, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी एज लेंथ है। ठीक है, एज लेंथ कितना है, तो सी एज लेंथ है, अल्फा बीटा और गामा। अब देखिए क्या कर रहा है, ए यूनिट सेल एक वैसा एक कोशिका इन व्हिच जिसमें 1 पॉइंट इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, एक बिंदु प्रत्येक कॉर्नर पर। ठीक है, एक बिंदु डालो प्रत्येक किनारा पर, लो समझो भी हिंदी में, एक बिंदु किस पर, प्रत्येक किनारा पर तुम डालो। लो एक बिंदु। ठीक है, इसे बड़ा नहीं दिखाना, या तो इसको एक केवल बिंदु के रूप में दिखाना, पॉइंट के रूप में। ठीक है, केवल एक पॉइंट के रूप में। तो देखो एक बिंदु तुम डालो सबसे पहले प्रत्येक किनारा पर। किनारा क्या गो होता है, तो 8 गो होता है भाई। तो देखो 2 गो हुआ, 4 गो। देखो अब देखो 8 गो कॉर्नर पर प्रत्येक बिंदु। 8 गो कॉर्नर होता है कि नहीं होता, तो आसानी से होता है। ठीक, कितना हुआ, 1 2 3 और 4, यह क्या है, कॉर्नर ही तो है भाई, कॉर्नर ही है। ठीक है, और यहाँ भी 1 2 3 4। तो प्रत्येक देखो एक बिंदु प्रत्येक क्या आ गया, किनारा पर डलाया कि ना डलाया, तो बिल्कुल डलाया। ठीक है, एक बिंदु प्रत्येक किनारा पर बिल्कुल डला गया। ठीक, यहाँ पे इसे क्या कर सकते हैं, काला पेन से लिख सकते हैं। ठीक, एक बिंदु क्या कर दिए, बिल्कुल सब किनारा पर क्या कर दिए, डाल दिए हम लोग। एक बिंदु प्रत्येक किनारा पर क्या किए, डाल दिए कि ना डाल दिए। देखिए एक बिंदु प्रत्येक किनारा पर क्या कर दिए, डाल दिए। ठीक, देखिए 1 2 3 4, 4 गो किनारा, 1 2 3 और 1 4, 4 गो किनारा। अब क्या कह रहा है कि ये यूनिट सेल एक वैसा एक कोशिका इन व्हिच जिसमें 1 पॉइंट इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, एक बिंदु प्रत्येक किनारा पर उपस्थित हो, एंड और ऑल्सो प्रेजेंट ऑन ईच फेस, और फेस पर भी उपस्थित हो एक बिंदु, और एक बिंदु प्रत्येक फेस पर भी उपस्थित हो। देखो तो अब क्या कर देंगे, फेस पर एगो बिंदु यहाँ पे कर दो। ठीक है, एक बिंदु यहाँ पे कर दो उपस्थित। ठीक है, एक बिंदु यहाँ पे उपस्थित, 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 एक बिंदु यहाँ पे हुआ कि नहीं, फेस पर भी उपस्थित। जो भी काला पेन से लिखा गया है वह सब क्या है, फेस पर उपस्थित है। केवल यह सेंट्रल लेटर, यह भी क्या कॉर्नर पर है, यह क्या, तो यह भी क्या, यह कॉर्नर पर है। ठीक है, यह देखिए तो 1 2 3 4 5 6 गो फेस पर है या नहीं है, तो कहिएगा सर बिल्कुल है, बिल्कुल करेक्ट है आप, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है आप। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि क्या कह रहा है कि ए यूनिट सेल एक वैसा एक कोशिका इन व्हिच जिसमें 1 पॉइंट इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, एक बिंदु प्रत्येक कॉर्नर पर हो भाई, किनारा पर। किनारा कितना होता है क्यूब में या यूनिट सेल में, 8 गो किनारा, 8 गो पॉइंट, हमने चारों क्या क्या किनारा पर, 8 गो किनारा पर डाल दिया। फिर क्या कर रहा, एंड ऑल्सो प्रेजेंट ऑन ईच फेस, और उपस्थित होगा, और प्रत्येक फेस पर भी, फलन पर भी एक बिंदु उपस्थित होगा। फलन कितना होता है क्यूब में, तो 6 होता है। तो 1 2 3 4 5 6 गो फलन है या नहीं है, तो बिल्कुल है भाई, करेक्ट मेरा आंसर आया। ठीक है, अब देखिए तो 1 पॉइंट इज प्रेजेंट ऑन ईच फेस इज कॉल्ड द फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में। ठीक है, फेस सेंटर्ड। अब इसमें नंबर ऑफ एटम इन ईच यूनिट सेल निकालना। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ एटम इन फेस सेंटर्ड। ठीक है, नंबर ऑफ एटम इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, FCC फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कितना उपस्थित होता है। ठीक है, फेस सेंटर्ड। तो हमारे पास फॉर्मूला है C/8 + F/2 + B। मैं फिर यहाँ लिख देता हूँ व्हेयर, जहाँ C बराबर तो कॉर्नर, क्या है, कॉर्नर है, F बराबर तो फेस है, और B बराबर क्या है, तो बॉडी।
तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरा डिफिनीशन क्या कर रहा है, द यूनिट सेल या ए यूनिट सेल इन विच जिसमें 1 पॉइंट इज प्रेजेंट एट ईच फेस, एक बिंदु प्रत्येक फेस सॉरी कॉर्नर, 1 पॉइंट इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, एक बिंदु प्रत्येक क्या होनी चाहिए, कॉर्नर पर होनी चाहिए, एंड ऑल्सो प्रेजेंट ऑन ईच फेस, और प्रत्येक फलन पर भी क्या होगा, एक बिंदु उपस्थित होगा, इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। कॉर्नर 8 गो होता है तो 1 2 3 4 4 गो कॉर्नर इधर और 1 2 3 4 8 गो कॉर्नर। अब देखिए फेस पर भी है 1 2 3 4 5 6, फेस पर काला पेन से लिखा गया, तो फेस पर भी कितना 6 गो आइटम है, इसीलिए देखिए 6 गो क्या पॉइंट है, सॉरी, तो 8/8 प्लस 6/2, 6/2, 6/2, 6/2 अब प्लस 0, बॉडी पर क्या एक भी नहीं ना, तो नहीं है, ठीक है। तो 8/8 क्या होगा, 1 होगा, और 3 दूना 6 होगा, तो 3, तो यानी कि कितना हो गया, नंबर ऑफ एटम इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल 4 हो गया। 4 हुआ कि नहीं हुआ, इसीलिए लिख दीजिएगा नंबर ऑफ एटम in face centered unit cell, in face centered unit cell, centered unit cell बराबर 4, यानी कि नंबर ऑफ एटम इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इज इक्वल टू 4, कितना होगा 4, कहिएगा कैसे सर निकाल लेते हैं, तो 4, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम को जेड से सूचित कर सकते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं आता है मेरे पास कि क्या आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव में कि जेड बराबर दे देता है ऑब्जेक्टिव में कि डिफाइन या फिर कैलकुलेट द जेड का मान फॉर एफसीसी, इसीलिए एफसीसी से लिखे इतना होता है 4 होता है जेड का मान, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम इन ईच यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम को लिख दीजिएगा ऊपर जेड, ठीक है, इसे जेड द्वारा सूचित किया जाता है, जेड इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बराबर 4, ठीक है। किस प्रकार निकाले, हमें क्या हो गया, पूरी तरह क्या होगा, हम लोग नोन हो गए इससे कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में किस प्रकार हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम इन ईच यूनिट सेल, तो 4 आ जाता है, कैसे, तो क्या कॉर्नर पर 8 गो एटम है, फेस पर 6 गो है, तो 1/3 यानी कि 4, नंबर ऑफ एटम इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बराबर 4। तो यहाँ तक हम लोग क्या हो गए, बिल्कुल तरह हम लोग सेटिस्फाइड हो गए। अब हम लिखेंगे कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है, अब लिखिए बॉडी सेंटर, सबसे पहले इतना आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब लिखिए कि व्हाट इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक, अब लिखिए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है, ठीक है, लिखिए व्हाट इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, यहाँ पे केवल बॉडी हम कर देंगे, लेकिन आप पूरा लिखिएगा, ठीक है। लिखिए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, लिखिए द यूनिट सेल, ए यूनिट सेल इन व्हिच, ठीक है, जिसमें इन व्हिच जिसमें, ठीक, 1 पॉइंट आर प्रेजेंट at each corner, at each corner and only one point is present on the body, ठीक है, on the body, और एक पॉइंट कहाँ उपस्थित हो, बॉडी पर हो या फिर सेंटर ऑफ क्यूब, यह भी लिख सकते हैं, ऑन द बॉडी या फिर और द सेंटर ऑफ क्यूब, ठीक है, सेंटर ऑफ क्यूब, देन इट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, इट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, then it is called body centered unit cell। क्या कह रहा क्वेश्चन, पहले समझिए, ए यूनिट सेल एक वैसा यूनिट सेल इन विच जिसमें 1 पॉइंट आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, एक बिंदु प्रत्येक किनारा पर उपस्थित, ठीक है, एंड और 1 पॉइंट इज प्रेजेंट ऑन द बॉडी,
एक पॉइंट बॉडी पर होगा या फिर सेंटर ऑफ क्यूब, क्यूब के घन के सेंटर पर होगा, इज कॉल्ड एज द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल या सेंटर ऑफ क्यूबिक सेल, यानी कि सेंटर ऑफ क्यूबिक सेल भी लिख सकते हैं या यूनिट सेल, सेंटर ऑफ यूनिट सेल ठीक रहेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ यूनिट सेल, सेंटर ऑफ, और एक पॉइंट सेंटर ऑफ यूनिट सेल के एक बिंदु पर होगा तो वह क्या कहलाएगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बॉडी सेंटर्ड। तो अब आप देखिए बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का फिगर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग तो फिगर आप आसानी से बना सकते हैं क्यूब के स्ट्रक्चर का। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इस प्रकार के क्यूब बना लेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले एंगल को रिप्रेजेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, यही तो क्या करता है, हमें मार्क्स दिलाता है, अच्छा मार्क्स। ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अल्फा कोण है, यह बीटा कोण है, यह क्या है, गामा कोण है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ए एज लेंथ ए है, यहाँ पे क्या है, बी है, यहाँ पे सी एज लेंथ है। अब क्या कह रहा है कि ए यूनिट सेल एक वैसा यूनिट सेल को स्ट्रैटिका है इन विच जिसमें वन पॉइंट इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, एक बिंदु प्रत्येक कॉर्नर पर होगा। तो देखो भाई यहाँ पे कॉर्नर होगा, एगो बिंदु होगा, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो। कॉर्नर पर 8 गो बिंदु हुआ कि नहीं हुआ, तो कॉर्नर पर सर 8 गो बिंदु हुआ। अब क्या कर रहा है, 1 पॉइंट इज प्रेजेंट ऑन द बॉडी, और एक पॉइंट किस कहाँ पे हो, तो बॉडी पर उपस्थित हो, अर्थात यहाँ पे उपस्थित होगा। ठीक है, 1 पॉइंट इज प्रेजेंट ऑन द बॉडी या फिर सेंटर ऑफ द क्यूब, क्यूब के सेंटर पर हो। ठीक है, यहाँ पे अल्फा कोण है। ठीक, क्यूब के कहाँ पे हो, तो सेंटर पर हो, यहाँ पे ही उपस्थित होगा। एक पॉइंट कहाँ पे हो, क्यूब के सेंटर पर। अब देखिए अगर आप इसे क्या कीजिएगा, अब यह क्या होगा, सेंटर बॉडी पर क्या है, उपस्थित है। या फिर दूसरे फिगर में हम आपको अगर विजुअलिटी के लिए बताएं तो देखिए यह किस प्रकार बॉडी सेंटर बना देता है। ठीक है, उसमें हम अल्फा बीटा और गामा नहीं देंगे, केवल और केवल आपको हम रिप्रेजेंट करवा देते हैं कि किस प्रकार उपस्थित होगा। इस प्रकार बड़ा बड़ा मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, किसी भी तरह आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए किस प्रकार यह डायरेक्ट बॉडी पर कटेगा। ठीक है, देखिए यहाँ से, ठीक है, अब देखिए फिर से यहाँ से भी आएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आ गए, यहाँ से भी आ गए, चारों बगल से क्या होगा, बॉडी पर ही तो है भाई, है या नहीं, पहले आप लोग बताइए। तो कहिएगा सर बिल्कुल है, यह बिल्कुल कहाँ है, बॉडी पर ही उपस्थित है, सेंटर पर ही ऊपर। चारों बगल से यह कहाँ पर पड़ता है, तो सेंटर पर ही पड़ता है कि नहीं पड़ता, यही क्या पड़ता है, चारों ओर से सेंटर पर ही पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो यहाँ भी क्या हो, चारों ओर से सेंटर पर ही उपस्थित होगा। तो कह रहा है ए यूनिट सेल एक वैसा कोष्ठक इकाई इन विच जिसमें 1 पॉइंट आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। देखिए एक एक पॉइंट हर एक कॉर्नर पर उपस्थित है कि नहीं है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8 गो कॉर्नर है, तो 8 गो। और क्या 1 पॉइंट इज प्रेजेंट ऑन द बॉडी और सेंटर ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल के सेंटर पर हो, ये सेंटर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे भी तो भाई होगा, इसे भी मिलाइएगा। देखिए मिलाइएगा तो सेम टू सेम वही आएगा। ठीक है, इसे भी अगर आप मिलाते हो तो वही आएगा। देखिए वही आएगा, सेम टू सेम वही आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ से भी जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मिला कि नहीं मिला, आप देखिए। ठीक, यहाँ पे हम गए और यहाँ से यहाँ पर गए। ठीक है, यहाँ से यहाँ पाइए तो क्या चारों बगल से क्या रहा है, बॉडी पर तो ही पड़ रहा है भाई, सेंटर ही पे तो पड़ रहा है। तो अब तो समझ गए कि 1 पॉइंट कहाँ पे होगा, बॉडी अर्थात सेंटर पर उपस्थित होगा। तो इसको क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। ठीक, यहाँ पे फिगर क्या करते, क्लियर बना देते हैं ताकि आपको दिखने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक एक पॉइंट हर एक क्या कॉर्नर पर हम दे देते हैं। ठीक, देखिएगा ये 8 गो पॉइंट होगा तो 8 कॉर्नर पर होगा, यानी कि एक पॉइंट प्रत्येक कॉर्नर पर उपस्थित होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। और क्या होगा, एक पॉइंट यहाँ पे सबसे पहले रुकिए, एंगल बना लेते हैं फिर दे देते हैं। ठीक है,
यहाँ पे अल्फा कौन होता है, ठीक। यहाँ पे देखिए बीटा कौन होता है, ठीक। और यहाँ पे जो होता है गामा कौन होता है, ठीक। गामा कौन, यह क्या होता है ए, ठीक। यह होता है बी, ठीक। यह क्या होता है बी एज लेंथ है और यह सी है, ठीक है। और यह क्या है सी एज लेंथ है। अब देखिए और एक पॉइंट कहाँ पे उपस्थित होगा, तो भाई एक पॉइंट मेरे बॉडी पर उपस्थित होगा, अर्थात सेंटर ऑफ द क्यूब इस प्रकार उपस्थित होगा, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे ही उपस्थित होगा, ठीक है। एक पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पे ही उपस्थित होंगे, एक पॉइंट यही उपस्थित है, ठीक है। अब इसीलिए इसका हम क्या कर सकते हैं, तो लिख लिया होगा सेम टू सेम वही फिगर है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा फिगर ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक। अब देखिए फिगर है या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का, तो हम अब देखिए नंबर ऑफ एटम हमसे पूछ दिया कि नंबर ऑफ एटम इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बीसीसी इसी को कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, अर्थात इसे हम बीसीसी कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है। तो अब देखिए फॉर्मूला मेरे पास कितना है कि C/8 + F/2 + बी। कॉर्नर पर क्या हुआ एटम है, देखिए तो यहाँ तो कॉर्नर पर 8 गो है और बॉडी पर कितना एगो है, फेस पर कितना है तो 0 है, एको गो फेस पर लग रहा है तो नहीं लग रहा है, ठीक है। तो 8/8 + 0/2 + 1, 8/8 कितना होगा तो 1 होगा, तो बराबर 1 + 1 कितना आ गया तो 2 आ गया। इसीलिए लिखेंगे कि नंबर ऑफ एटम, ये इसको जेड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ तक तो मेरे पास आ गया, इसीलिए लिखिएगा कि नंबर ऑफ एटम, इसको कहिएगा जेड, इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल अर्थात बीसीसी बराबर 2, ठीक है। नंबर ऑफ एटम इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बराबर 2। कैसे 2 आया, क्योंकि कॉर्नर पर कितना 8 है, फेस पर 0 है, बॉडी पर 1 है, तो देखिए 8/8 1 1 + 1 बराबर 2, तो नंबर ऑफ एटम इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बराबर 2। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। कोई कहेगा कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है, तो सीधा कहिएगा 8 गो एटम क्या हो, कॉर्नर 8 गो पॉइंट कॉर्नर पर एटम भी कर सकते हैं, हम लिखाएं अगर ये कि पॉइंट में भी हो सकता है एटम, मॉलिक्यूल और आयन, तो एटम भी लिख सकते हैं या पॉइंट भी लिख सकते हैं कि ये यूनिट सेल एक वैसा कोष्ठक की इकाई इन विच जिसमें 1 पॉइंट इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, एक बिंदु प्रत्येक कॉर्नर पर हो, एंड और 1 पॉइंट इज प्रेजेंट एट बॉडी या सेंटर ऑफ यूनिट सेल, और एक पॉइंट सेंटर ऑफ यूनिट सेल अर्थात यूनिट सेल के केंद्र पर उपस्थित हो, तो वह क्या कहलाता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाता है। तो C/8 + F/2 + B पर गया, कॉर्नर पर क्या 8 गो एटम, बॉडी पर क्या 1 एटम, तो 8/8 + 0/2 यानी कि 1 + 1 बराबर 2। नंबर ऑफ एटम इन ईच यूनिट सेल या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बराबर 2, जेड इसको सूचित करता है। ये एग्जांपल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि नंबर ऑफ एटम डिफाइंड बीसीसी, तो बराबर 2 मारेंगे, ठीक है। अब लिखिए अंतिम जो है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक। यह तो सबसे पहले आप नोट कर लिए होइएगा, ठीक। अब लिखिए इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। अब लिखिए इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, अब लिखिए इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। लिखिए अब इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। लिखिए इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, लिखिए आंसर में द यूनिट सेल या ए यूनिट सेल, यहाँ से लिख देते हैं ए यूनिट सेल इन व्हिच जिसमें, ठीक है, 1 पॉइंट जिसमें 1 पॉइंट इज प्रेजेंट एट, ठीक है, ईच कॉर्नर
एक बिंदु क्या होगा, प्रत्येक कॉर्नर पर उपस्थित होगा। 1 पॉइंट इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, एक बिंदु क्या होगा, प्रत्येक कॉर्नर पर होगा। एंड और 2 पॉइंट इज प्रेजेंट, 2 पॉइंट इज प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड ऑफ द फेस, यानी कि फलन के विपरीत दिशाओं में होगा। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ फेस, अपोजिटिव साइड ऑफ फेस, फेस इज कॉल्ड कहलाता है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो उसी को क्या कहते हैं, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहलाता है। साइड ऑफ फेस, ठीक क्या कह रहा है, ए यूनिट सेल एक वैसी कोष्ठक इकाई इन विच जिसमें 1 पॉइंट इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, एक बिंदु प्रत्येक कॉर्नर पर उपस्थित होगा। ठीक है, एंड और 2 पॉइंट इज प्रेजेंट, और 2 बिंदु उपस्थित होगा ऑन अपोजिट साइड ऑफ फेस, फलन के विपरीत दिशाओं में, ईच कॉल कहलाता है इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखिए इसका सबसे पहले आप फिगर आप देखिए सबसे पहले। ठीक, फिगर सबसे पहले आप देख लीजिए। ठीक, फिगर देखिए आप, ठीक, फिगर देख लीजिए। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले तो क्या बना लेंगे, एंगल बना लेंगे, ताकि क्या रहेगा, हमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, ठीक, इसे क्या कहेंगे, अल्फा, यह बीटा, यह क्या है, गामा है, यह ए है एज लेंथ, यह बी है, और यह क्या है, सी एज लेंथ है। ठीक है, क्या है, तो सी एज लेंथ है। ठीक है, यह तो हो गया। अब क्या कर रहा है, ए यूनिट सेल एक वैसी कोष्ठक इकाई इन जिसमें 1 पॉइंट इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, एक बिंदु तो सबसे पहले सभी कॉर्नर पर होंगे। तो कॉर्नर कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। 1 पॉइंट हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ठीक, 5 हुआ, ठीक, 6 हुआ, ठीक, 7 हुआ, और एक 8 हुआ। यानी कि 1 पॉइंट इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, यानी कि एक बिंदु हर एक कॉर्नर पर होगा। एंड 2 पॉइंट इज प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड ऑफ फेस, और 2 बिंदु 2 विपरीत दिशाओं में होगा फेस पर, फलन पर। तो अब देखिए, एक बिंदु अगर हम क्या डाल दिए, एक बिंदु हम अगर यहाँ डाल दिए, ठीक है, यहाँ डाल दिए एक बिंदु, ठीक है, और एक बिंदु यहाँ डाल दिए, तो अपोजिट साइड में हुआ कि नहीं होगा, देख लीजिए अभी अपोजिट साइड में यह हुआ कि नहीं हुआ। देखिए सबसे पहले अपोजिट साइड में यह हुआ या नहीं हुआ, देखिए सबसे पहले आप लोग तो कहिएगा सर बिल्कुल हुआ, अपोजिट साइड में बिल्कुल हुआ। ठीक है, अपोजिट साइड में बिल्कुल हुआ। ठीक, अपोजिट साइड में 2 बिंदु हुआ कि नहीं हुआ, तो बिल्कुल हुआ भाई। अपोजिट साइड में यह जो लाल पेंसिल लिखा है अपोजिट साइड फेस पर ही तो है, तो 2 बिंदु क्या है, फेस पर उपस्थित है। तो यहाँ देखिए कॉर्नर पर क्या हुआ, 8 गो है, फेस पर क्या हुआ, 2 गो है, और बॉडी पर क्या हुआ, तो 0 है, एक को नहीं है। ठीक है, तो यह किसका है, फिगर ऑफ इंड सेंटर्ड, इसको ईसीसी कहते हैं, इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल या इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम इन ईच यूनिट सेल, इन ईच यूनिट सेल, प्रत्येक यूनिट, नंबर ऑफ एटम इन ईसीसी, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ईसीसी सीधे लिखिए। ठीक है, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसमें बराबर आ जाता है, कितना फॉर्मूला है, C/8 + F/2 प्लस B पर। कॉर्नर पर क्या हुआ है, तो 8 गो है भाई, तो 8/8। फेस पर क्या हुआ है, तो 2 गो, एगो यहाँ एगो यहाँ, फेस पर 2 गो है, अब बॉडी पर नहीं है। तो कितना होगा, 8 से 1 आया, 1 + 1, ठीक है, बराबर 2 आ गया। इसीलिए नंबर ऑफ एटम इन ईसीसी, इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल, इसीलिए लिख दीजिए। यहाँ तक तो मेरे पास तो आ गए। अब देखिए, इसीलिए अब लिखिए कि नंबर ऑफ एटम, अर्थात इसे जेड से सूचित करते हैं। ठीक है, इन ईसीसी, इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल बराबर 2। ठीक है, कितना होगा, तो 2 होगा, कितना होगा,
तो 2 होंगे। ठीक है, 2 होंगे। यही पूछता है जब आप न्यूमेरिकल बनाइएगा, जब हम डेंसिटी कैलकुलेशन फार्मूला पढ़ाएंगे तो उसमें इसका बहुत ज्यादा उपयोग हुआ डेंसिटी कैलकुलेशन फार्मूला में न्यूमेरिकल बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ एटम इन इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इसी को इंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं या इंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल भी कहते हैं, ईसीसी। ठीक है, तो इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ए यूनिट सेल एक वैसा यूनिट सेल इन विच जिसमें 1 पॉइंट इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, यानी कि एक बिंदु प्रत्येक कॉर्नर पर उपस्थित, 8 गो कॉर्नर, तो 8 कॉर्नर पर एक पॉइंट, और क्या कहता है, एंड 2 पॉइंट इज प्रेजेंट ऑन अपोजिट साइड ऑफ फेस, और 2 बिंदु फलन के विपरीत दिशाओं में होगा, एक पूरा पश्चिम, तो विपरीत दिशा एक इधर है तो एक इधर है, तो 2 बिंदु है या नहीं है, तो 2 क्या है, विपरीत दिशाओं में, इज कॉल्ड इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, नंबर ऑफ एटम इन इंड सेंटर्ड यूनिट सेल C/8 + F/2 + B, कॉर्नर पर 8 गो एटम है, फेस पर 2 गो एटम है, तो 2 8/8 + 2/2, बेडी पर तो 0, तो कितना आ गया, 2। इसीलिए आया कि नंबर ऑफ एटम इन ईच यूनिट सेल इन सेंटर्ड यूनिट सेल बराबर कितना आ गया, तो 2 आ गया। अब क्या होगा, मेरा पूरा क्लियर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि किस प्रकार हम क्या करते हैं, यूनिट सेल को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो आज पूरा आपको समझ में आएगा, लिख लिए होइएगा। ठीक, तो आज का लेक्चर आपको बिल्कुल तरह सेटिस्फाइड कर दिया होगा और आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क आएंगे, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट पर मैंने पढ़ाया, एक भी पॉइंट अलग नहीं पढ़ाया, पूरा फिगर के साथ पढ़ाया, पूरा एकदम विजुअलिटी आपको दिखी होगी और एकदम एनर्जी होगी, एनर्जी के साथ पूरा पढ़ाया, क्योंकि भाई क्या हूँ मैं, एक युवा हूँ, और युवा क्या करता है, पूरा एक एनर्जी के साथ पढ़ाता, लेकिन मैं पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया, कोई भी पॉइंट को मैं छोड़ा नहीं, ताकि बच्चे का न्यूमेरिकल सोल्व ना हो, बच्चे का कॉन्सेप्ट क्या फंस न जाए, इसीलिए मैं पूरा क्या किया, कॉन्सेप्ट को पढ़ाया। तो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और आगे के लेक्चर में जो हमारे पास आ जाते हैं कि ब्रेविस लैटिस क्या है, इंडेक्स और सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, वो सब आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही दोस्त। जय हिंद, जय भारत,